very good morning to all my dear students. Good morning, please. Good morning. बैठिए. देखिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी. अब देखिए स्टार्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट जीएसटी. ठीक है. बेसिकली ये 4 एक्ट है. बेसिकली ये 4 एक्ट है. एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, एक स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, एक यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स में एक ही एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1961. इसमें 4 है. ईयर सबका सेम है. ईयर कौन सा है? 2017. इस पर्टिकुलर ईयर में चारों एक्ट बने हैं. कौन सी डेट से एप्लीकेबल है? 1717. इनकम टैक्स एक्ट कब से एप्लीकेबल था? 1 अप्रैल 1952. तुम कौन सा ईयर बोल रहे हो? तुम कौन सा ईयर बोल रहे हो? मैंने नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा एप्लीकेबल कब से है. और मैंने लास्ट क्लास में बताया था एप्लीकेबल वो भी एक्ट भी 62 से है. जब ये बनता है तब ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है. याद आ रहा लास्ट क्लास की बात. कुछ टाइम दिया जाता है पब्लिक को पढ़ने के लिए, सोचने समझने के लिए. तो ये एक्ट 61 का एप्लीकेबल 62 से है और रूल 62 के है और एप्लीकेबल भी 62 से है, क्योंकि वो बने ही बाद में एप्लीकेबल हो गए. ठीक है. तो ये अंडरस्टूड है कि जीएसटी में हम बार बार बात इनकम टैक्स एक्ट की करेंगे, क्योंकि बेसिक सिस्टम इज द सेम. बेसिक सिस्टम नहीं बदलता, बेसिक सिस्टम सेम है. जितनी बात इनकम टैक्स एक्ट में स्टडी की है सारी काम आएंगी. क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ भी तो आएंगे. बेसिक रूल बेसिक लॉ यहाँ भी वही है जैसे वहाँ था. कैसे स्टडी करना है, बेसिक बात समझनी है, बाकी स्टडी करो ना करो सारे प्रिंसिपल वही काम आएंगे. कंपैरिजन साथ साथ चलेगा, वो याद होता चला जाएगा. तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना. बनने के बाद गवर्नमेंट ने कहा अब पढ़ लो, इसको तैयार हो जाओ. अभी जो हम पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट कह रही है पढ़ लो, एग्जाम में आप रेडी रहना. तो पढ़ने का टाइम तो दो भाई हमें. तो ये भी ऐसे ही है. तो ये कब बना? 17 में. एप्लीकेबल कब से हुआ? 1717 से. बनने के बाद ज़्यादा टाइम पब्लिक को दिया नहीं गया. मोदी जी ने बहुत जल्दबाजी की पब्लिक को बताने के लिए. देखो मेरे आते जीएसटी आ गया. 2001 में बात स्टार्ट हुई थी. देखो कांग्रेस क्या करती रही. 15 साल लाएंगे 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 लाएंगे, पता नहीं कब लाएंगे. देखो मैं आया और आया. बहुत जल्दबाजी में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया. 30 जून की रात को 12 बजते ही इसको क्लिक करके बटन कर दिया एप्लीकेबल. और जो इन्फोसिस ने, जो टॉप कंपनी आईटी की, उसने जो बनाया था पोर्टल, जीएसटी पोर्टल, सारा फ्लॉप. काम ही नहीं किया उसने, काम ही नहीं हुआ. 6 महीने 8 महीने लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. लोग कह रहे जी हम इसको अपलोड करें, अपलोड हो ही नहीं रहा. आप कह रहे हो रिटर्न फाइल करो, ये लो कर दी फाइल, अपलोड ही नहीं हो रहा. कंप्लीट कैओस. फिर जाके धीरे 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 ये समझ लो अब तक जाके ये इम्प्लीमेंट हो रहा है 17 वाला. अब जाके कुछ सांस आ रहा है कि हाँ अब कुछ बात समझ में आनी शुरू हो गई है. टू ए गुड एक्सटेंट वर्क कर रहा है. गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें विड्रॉ करनी पड़ी कि भाई ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये किसने बनाया, रहने दो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ. हटा हटा के कुछ बचा पार्ट वो चल रहा है. तो 4 एक्ट है. अब आप कहोगे सर 4 एक्ट क्यों है? दिल्ली गवर्नमेंट को जीएसटी लेना, तो दिल्ली गवर्नमेंट अपना बनाएगी स्टेट का जीएसटी, हरियाणा वाले अपना बनाएंगे, पंजाब वाले अपना बनाएंगे. इनकम टैक्स सारा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो एक बनेगा. इसमें तो आधा स्टेट का और आधा सेंटर का है. सेंटर अपना बनाएगा एक्ट, स्टेट अपना बनाएगी एक्ट. तो इसलिए जितनी स्टेट्स हैं हर स्टेट का अलग अलग है.
तो जब मैं स्टेट क्या कहूँगा, स्टेट गुड सर्विस एक्ट, तो आप मान के चलना जितनी स्टेट है उतने एक्ट है। हरियाणा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट अलग, पंजाब अलग, यूपी अलग, सब अलग, और सेंटर का अलग। अब बीच में आ गई यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का अलग। फिर एक और आ गया बीच में इंटीग्रेटेड। 4 है ना टोटल, 4 कौन कौन से? सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, और एक और है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अपने को बेसिक लॉ समझना है, बेसिक में गलती नहीं करनी। एक्स्ट्रा करो ना करो, लेकिन ये नहीं करना, कुछ बच्चे बेसिक को छोड़ के एक्स्ट्रा करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बेसिक छोड़ देते हैं और एक्स्ट्रा करते हैं। बेसिक छोड़ के एक्स्ट्रा क्यों भाई? बेसिक तो कर लो। तो पहले हमें बेसिक करना है, बेसिक को इतना रट लेना है कोई कभी भी पूछ ले, मैं कम से कम भाई एक्ट के नाम तो याद हो। सेंट्रल जीएसटी कौन सा ईयर? 17। एप्लीकेबल कब से? चारों के चारों 1 जुलाई 17। तो दिल्ली गवर्नमेंट से हम अपना बनाएंगे, पंजाब वाले कह रहे हैं हम अपना बनाएंगे। बना सेम ही हुआ है, कॉपी पेस्ट है, बस जहाँ उन्होंने हरियाणा लिखा उन्होंने पंजाब लिख दिया, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल लिख दिया, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है। मैक्सिमम सेक्शन का नंबर बदल जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो फिर सीए छूटने का, अरे ये सारे कॉपी पेस्ट है तो हम बच्चों को सारे क्यों पढ़ाएं? बच्चे कहेंगे ये क्या बात, मैंने एक पढ़ा था दूसरे में हुए। तो फिर इस तरह ऐसे करो, बच्चों को सिर्फ सेंट्रल का पढ़ाओ, स्टेट का पढ़ाओ ही मत, बात खत्म होगी। तो स्टेट गुड सर्विस टैक्स एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं? आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, कॉपी पेस्ट है। जहाँ लिखा हरियाणा वहाँ लिखा सेंट्रल, जहाँ लिखा हरियाणा वहाँ लिखा पंजाब, सारी पढ़ाने बैठ जाओ बच्चों को। तो सीए छूटने का रहने दो जी, स्टेट से हमारा कोई मतलब नहीं, अपना तो सेंटर का ठीक है। यूटी का, यूटी वाले ने भी तो यही किया है, सेंटर वाले का कॉपी पेस्ट यूटी, सेंटर वाले का कॉपी पेस्ट स्टेट, हटाओ सब सेंटर। अब रह गया इंटीग्रेटेड। तो आप कहोगे सर ये इंटीग्रेटेड क्या हुआ? इंटीग्रेटेड देखो क्या हुआ। देखिए, अगर मैं सामान बेचता हूँ हरियाणा से, तो हरियाणा का जीएसटी इन्वॉल्व है, सेलर और बायर दोनों हरियाणा में, तो किसका जीएसटी इन्वॉल्व है? हरियाणा का। लेकिन जब सामान बिकता है हरियाणा से पंजाब, तो इसमें कन्फ्यूजन है, पंजाब को दे जीएसटी के हरियाणा को दे? वो दोनों कहेंगे लाओ हमें दो। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये तो झगड़ा हो गया भाई, या तो दोनों तुम्हारे ही होते या दोनों तुम्हारे होते, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। ऐसा करो पंजाब हरियाणा दोनों हट जाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा हम हट जाए तो तुम लोगे? नहीं, हम भी नहीं लेंगे। फिर क्या करोगे? फिर ये सारे टैक्स का नाम रखेंगे इंटीग्रेटेड, और फिर जब आ जाएगा तब देख लेंगे किसका कितना बनता है, बांट देंगे। बटेगा ये किस हिसाब से बटेगा हम बताएंगे किस हिसाब से। क्योंकि जब मैं मान लो एक चार्ट अकाउंटेंट ने बिल इशू किया 1 लाख का, तो इसमें सेंट्रल जीएसटी अलग दिखाएंगे, स्टेट जीएसटी अलग दिखाएंगे। और जब ये बिल भेजा जाएगा दिल्ली से यूपी, तो सेंट्रल स्टेट अलग अलग नहीं दिखाएंगे, इंटीग्रेटेड दिखाएंगे और डबल कर देंगे। ये 9%, वो 9%, इंटीग्रेटेड कितना लेगा? 18%। कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का है? नहीं, दे आर द कलेक्टिंग अथॉरिटी। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अप्रोप्रिएट मैनर। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ लें इंटीग्रेटेड है क्या। जब सेंट्रल स्टेट को मिक्स कर दे, टोटल कर दे, तो इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का रेट अगर सेंट्रल स्टेट का पता है तो डबल कर दो, इंटीग्रेटेड का पता है सेंट्रल स्टेट का हाफ कर दो, सेंट्रल स्टेट का आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ जी इंटीग्रेटेड का रेट 20 है, तो समझ जाना आप, सेंट्रल 10 स्टेट 10। मैं कह रहा हूँ सेंट्रल स्टेट 10-10 है, इंटीग्रेटेड बताओ 20 है, डबल हो जाएगा। तो 4 एक्ट। पहला कौन सा? सेंट्रल। सारी स्टेट ने कॉपी पेस्ट कर लिया, अपना अपना बना दिया। कंप्यूटर में कमांड होती है ना, वेयर एवर यू फाइंड द वर्ड सेंट्रल चेंज इट टू पंजाब, हो जाएगा, अपने आप तैयार हो जाएगा, है ना। कमांड तो होती है ना, इस पर्टिकुलर वर्ड को इस पर्टिकुलर वर्ड में कन्वर्ट कर दो, सब जगह कन्वर्ट कर देगा पूरे में। ऐसे यूटी का यूटी में हो गया। अब यूटी क्या होती है वो तो आप समझते ही हो, यूनियन टेरिटरी, वो तो आप समझते ही हो। तो कितने स्टूडेंट समझते हैं यूनियन टेरिटरी क्या होती है? 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया आधा आधा, एक ने पौना हाथ खड़ा किया। वही राठौर सर ने पूछा था, ध्यान है वही। तो इसका मतलब 2 बच्चों को आधा आधा पता है,
एक बच्चे को पूना तक पता है 75%। तो थोड़ी बात कर लेते हैं, हमें क्या है, यूनियन टेरिटरी को समझ तो ले, ड्यूटी का वो है। देखिए कुछ सिटी ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, वैसे हर सिटी किसी स्टेट में आता है। लखनऊ यूपी में आएगा, हिसार की बात करें हरियाणा में आएगा, अमृतसर की बात करें पंजाब में आएगा, चंडीगढ़ की बात करें तो किसी स्टेट में नहीं आएगा, डायरेक्ट सेंटर के अंडर आएगा। इट इज़ कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। तो 5-6 ऐसे खास प्लेसेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आए। तो फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि भाई ये क्या बात, जब सब कुछ बांट दिया तो ये क्यों रख लिया? ये इसलिए रख लिया कि इन पर्टिकुलर प्लेसेस को लेके कोई ना कोई झगड़ा है। वो झगड़ा जैसे मैं सब यूनियन टेरिटरी का बताया क्या करूँगा, एक का बता देता हूँ तो आप समझ जाना, ऐसे ही बाकी सब जगह होगा। तो मैं चंडीगढ़ का बता देता हूँ आपको। चंडीगढ़ का ऐसा है कि देखिए पहले ना हरियाणा और पंजाब को मिला के दोनों एक ही स्टेट होती थी, पंजाब। इट वाज पंजाब, हरियाणा मिला के कंबाइंड। लेकिन जब साइज़ बड़ा होता है ना तो डेवलपमेंट कम होती है, कंट्रोल कम होता है, छोटे पे कंट्रोल अच्छा होता है। तो ये कंसेप्ट तो शुरू से ही है भाई, जितना छोटा होगा उतना बढ़िया मॉनिटर होगा, जितना बड़ा होगा उतना कम मैनेज होगा। तो हरियाणा वालों ने कहा जी हमारा डेवलपमेंट तो होता नहीं, तो आधे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, आधे लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं, ऐसे करो हिंदी वालों को अलग कर दो, पंजाबी वालों को अलग कर दो, हिंदी वाले हरियाणा, पंजाबी वाले पंजाब। इस बेस पर 1965 में इंदिरा गांधी ने इसको डिवाइड कर दिया। 66 था शायद, 1 नवंबर 66 को शायद हरियाणा बना था, पता नहीं जब भी बना था। हरियाणा वाला है कोई, वो बताएगा कब बना है, कब बना हरियाणा, कब बना भाई हरियाणा? हरियाणा वाले और कौन है? सारे हरियाणा वाले खड़े हो जाओ नहीं खड़े नहीं होना। कब? नहीं, वन साइड तो है, बना कब है मैं कह रहा हूँ। वो कह रहे वन साइड हरियाणा वन साइड पंजाब मैं कह रहा हूँ हरियाणा बना कब है। वो यही ऐसे ही बना है, 1 नवंबर 65 या 66 है। चलो बना दिया। तो फिर फैसला ये हुआ भाई ये हरियाणा के और ये पंजाब के, जैसे इंडिया और पाकिस्तान बने थे। तो जब सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो हरियाणा वालों ने कहा जी देखो ऐसा है, चंडीगढ़ तो आप हमें दो, ये तो चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, इतना बढ़िया प्लान किया हुआ है, हर किसी को देखते चंडीगढ़ जाके लगता है भी हाँ मैं कहीं आए हैं। सारा प्लान है, दिल्ली की तरह नहीं ऑटोमेटिक डेवलप हो गया, सारा तो स्पॉन्टेनियस डेवलप हुआ है, वो प्लान है। तो पंजाब वालों ने कहा अलो चंडीगढ़ तो हमारा मेन है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो पंजाब हरियाणा दोनों अड़ गए कि चंडीगढ़ नहीं छोड़ेंगे। और यू वोंट बिलीव, उसमें हम छोटी क्लास में थे, 7वीं 8वीं में हो गए, किस में हो गए, ऑल कॉलेजेस बंद, ऑल स्कूल्स बंद, सब में हड़ताल है, चंडीगढ़ चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी, चंडीगढ़ हमारा है। अच्छा हमें भी उस समय समझ नहीं थी, नारे लगाने में हम भी थे भी चंडीगढ़ हमारा है, वो कैसे है हमारा ये हमें पता नहीं था इतना ज़्यादा डिस्प्यूट, टोटल पंजाब हरियाणा बंद। फिर पंजाब का एक पर्सन था दर्शन सिंह फेरूमान, उसने कहा ठीक है जी मैं आमरण अनशन पे अन्ना हजारे की तरह, या तो चंडीगढ़ दे दो। और हरियाणा का उदयमान था, उसने कहा मैं भी आमरण अनशन पे। इंदिरा गांधी ने दोनों को हाथ जोड़ दिए, मान जाओ, कोई ना माने। 25 दिन के बाद उदयमान को हाथ जोड़ के उसका व्रत तोड़वाया, 25 दिन कुछ नहीं खाया उसने। और दर्शन सिंह फेरूमान फिर भी नहीं माना, 73 डेज, उसके बाद उस बंदे की डेथ हो गई। 73 डेज तक बढ़ा रहा, कुछ नहीं खाया उसने, डेथ होगी उसकी। उसके बाद रॉयट्स इतने बढ़ गए। इंदिरा गांधी ने फिर क्या किया, इंदिरा गांधी का ऐसा ही था, फिर वो जो सख्ती दिखाती थी तो ऐसी दिखाती थी लोग देखते रह जाते थे, ये क्या हुआ। इंदिरा गांधी ने कहा अब ये चंडीगढ़ हमारा है, तुम भी भाग जाओ और तुम भी भाग जाओ, किसी को नहीं मिलेगा। तब से लेके आज तक यूनियन टेरिटरी है, किसी को नहीं दिया। तो ऐसे हर यूनियन टेरिटरी की कोई ना कोई कहानी है, तो हमें वो सुन के क्या करनी है। बट इंदिरा गांधी का यही था कि वो चुप रहेगी, देखती रहेगी, देखती रहेगी, देखती रहेगी, वो क्या करेगी लोग इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल तो ये रहा, और दूसरा एग्जाम्पल भी बताता हूँ मैं आपको। पंजाब के अंदर 75 में, 77 वगैरह में, जैसे J&K में टेररिज्म है, इतना ज़्यादा टेररिज्म था कि पूछो मत। जहाँ चाहे मार दे गोली, जहाँ चाहे गोली मार दे, मतलब घर से बाहर निकलते हुए डर लगता था, इतना ज़्यादा टेररिज्म था। तो इंदिरा गांधी ने बहुत टॉलरेट किया, बहुत टॉलरेट किया, और 1984 में क्या किया, पूरे पंजाब के अंदर कर्फ्यू लगा दिया और मिलिट्री को बोल दिया एक एक टेररिस्ट को गिन गिन के घर से निकाल निकाल के जान से मार दो। पता नहीं 5000 मारे, पता नहीं 4000, पता नहीं 3000 मारे, पता नहीं कितने मारे,
7 डेज तक कर्फ्यू लगा रहा और टीवी के अंदर कोई न्यूज़ किसी टाइप की नहीं, सब सोच रहे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। 7 डेज के बाद वो टीवी पे आके इंदिरा गांधी ने कहा कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हमने पूरे पंजाब से एक एक टेररिस्ट को मार दिया है, किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया हमने, आराम से घूमो, कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं। मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ, ऐसे ही 71 में पाकिस्तान वाला हुआ था, वो नहीं माने, पाकिस्तान नहीं माना नहीं माना नहीं माना, फिर ऐसी हालत की कि बस पूछो मत किस कदर उनको मारा और किस स्ट्रेटजी से उनके 2 कंट्री बना दिए वगैरह वगैरह। चलो अब हम जीएसटी पे आ जाएं। तो यूनियन टेरिटरी की बात तो कोई नहीं पूछेगा ना क्या होती है तो यूटी का अलग जीएसटी है, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग सिचुएशन है। तो टोटल कितने बने जीएसटी? 4। अब एक और भी है, वो ये है कि भाई जीएसटी से पहले क्या था? एक थी एक्साइज ड्यूटी और एक था वैट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी के नाम से टैक्स लेती थी और स्टेट गवर्नमेंट वैट के नाम से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भी हम इसको ख़त्म करके सेंट्रल जीएसटी बना दें, तुम इसको ख़त्म करके स्टेट जीएसटी बना दो। तो स्टेट्स ने कहा ऐसा करने से क्या पता हमारा लॉस हो जाए, क्या पता हमारा प्रॉफिट हो जाए। भाई सिस्टम बदलेंगे, स्ट्रेटजी नहीं आएगी तो प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकते हैं ना, दोनों हो सकते हैं ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भी अब देखो प्रॉफिट हो गया तो भी तो तुम्हारा ही है, लॉस हो गया तो भी तुम्हारा है। तो स्टेट्स ने क्या कहा, हम नहीं मानते, हम जीएसटी को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, और सारी की सारी प्लानिंग की हुई फ्लॉप होगी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीएसटी लगाने की पावर नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस बहुत लेंथी है, 3/4 मेजोरिटी चाहिए, वैसे सिंपल मेजोरिटी होती है, बड़ा लंबी मेजोरिटी चाहिए, अपोजिशन को साथ मिलाना पड़ता है, और आधी स्टेट्स की स्टेट असेंबलीज इसको पास करेंगी कि भाई ये अमेंडमेंट हमें एक्सेप्टेबल है, आधी स्टेट। अगर आधी स्टेट नहीं साथ दिया तो फंस जाएंगे। स्टेट सारी इस बात पे अड़ गई कि नहीं हमारा लॉस हुआ तो क्या करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का चलो अच्छा ऐसा है, प्रॉफिट हुआ तुम्हारा, लॉस हुआ हमारा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कह तो दिया, लॉस देंगे कहाँ से, क्या पता हमारा अपना ही हो रहा हो। तो उन्होंने कहा फिर पब्लिक पे एक टैक्स और लगाओ, जीएसटी कंपेंसेशन सेस, इसको इकट्ठा करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी स्टेट्स अपना कैलकुलेशन देंगे, जिसका लॉस हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कंपेंसेट कर देगी इस पैसे से। क्या नाम है? जीएसटी कंपेंसेशन सेस। ये लग्जरी आइटम्स पे लगता है, जैसे मोटर कार के ऊपर 25% के रेट पे लगता है, 28% जीएसटी है, 14+14, उसके अलावा 25% जीएसटी सेस भी है। तो ऐसे लग्जरी आइटम पे लगा रखा है। तो टोटल बने 5। तो स्टार्टिंग में खाली उनके बस नाम दिया, आप आराम से 2 मिनट लगाओ, रीड कर लो, बेसिक पार्ट रट लो, नाम कम से कम। देखो रीड करते हैं। पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। इनकम टैक्स में कौन सा था? टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। वो भी टैक्स लायबिलिटी वाला था, ये भी टैक्स लायबिलिटी था। तो पहला पार्ट सबसे पहले प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से जो अंडरस्टैंडिंग होती है थ्योरी से नहीं होती। मैंने इनकम टैक्स में भी जानबूझ के पहला चैप्टर प्रैक्टिकल डाला है, इसमें प्रैक्टिकल डाला है। जब कैलकुलेटर चलेगा तो माइंड अपने आप चलेगा, जब तक कैलकुलेटर नहीं चलेगा माइंड नहीं चलता। थ्योरी में वो बात नहीं होती क्योंकि उसमें कैलकुलेटर नहीं चलता। तो इसमें भी हम पूरा कैलकुलेशन करके जीएसटी लायबिलिटी निकालेंगे। अब इसमें कंसेप्ट आएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, आउटपुट टैक्स नेट टैक्स। बताओ मैं क्वेश्चन अगर आप दूं इनकम टैक्स का मैं आपको, तो मैं एंड में क्या लिखता हूं कि क्या निकालो? टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अब मैं क्या कहूँगा? कंप्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स एंड नेट टैक्स। जीएसटी का हर क्वेश्चन क्या कहेगा आपको? कंप्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट। लिखो मत, सारे में लिखा हुआ है, सुनो, माइंड के अंदर एंटर करो। ये तो 50 जमा लिखा मिलेगा तुम्हें। क्या कैलकुलेट करना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, सुनते जाओ, याद हो जाएगा। अभी कुछ घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो तो टीडीएस का चैप्टर है जो घर पे याद करना है, ये वाले थोड़ा, कि उसमें थ्योरी इतनी है, उसका रेट याद कर, इसका। भाई इनकम टैक्स का पहला चैप्टर कोई क्या याद करेगा? स्लैब रेट आपको पता है, सरचार्ज आपको पता है, रिबेट आपको पता है, एचईसी आपको पता है, लॉन्ग टर्म आपको पता है, शॉर्ट टर्म आपको पता है, कैजुअल इनकम आपको पता है, 111 आपको पता है, 112 आपको पता है, सब पता आपको नहीं। तो इसमें क्या क्या निकालना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट,
देन आउटपुट टैक्स, देन नेट टैक्स लायबिलिटी। बहुत डिटेल में आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा चैप्टर है, 6 क्लास खाली इनपुट टैक्स क्रेडिट पे है। जैसे हम पहले के चैप्टर में बोलते थे ना, डिडक्शंस, डिडक्शन बोल दिया एक सेंटेंस, लेकिन डिडक्शन के तो भाई 5 क्लास है, अपने आप समझ में आ जाएगी डिडक्शन से इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने आप समझ, लेकिन रफली समझ लेते हैं। डिडक्शन क्या थी भाई? ग्रॉस टोटल इनकम से कंसेशन है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? जब मैं सामान खरीदता हूँ, वो जो जीएसटी में देता हूँ वो मुझे गवर्नमेंट वापस करती है, और जब मैं सामान आगे बेचता हूँ तो मैं आउटपुट लेता हूँ, तो गवर्नमेंट से उस आउटपुट में से जितना तुमने दिया था माइनस कर लो, बैलेंस हमें दे दो, नेट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने दिया था, आउटपुट टैक्स जो आपने लिया है, हमने आप लोगों से लिया है कौन सा टैक्स? आउटपुट टैक्स, जीएसटी। और हमने जो सर्विसेज ली है इतनी सारी, उस पर कौन सा दिया है? इनपुट टैक्स। वो हमारा वापस होगा। वापस क्यों होगा अभी हम बात कर लेंगे। वो वापस होगा, वो माइनस कर देंगे, बैलेंस दे देंगे, तो क्या बना? नेट टैक्स। ठीक है। इनकम टैक्स में इनकम पे पहले रेट कैलकुलेट करो, इसमें तो कुछ करना नहीं, जो लिया जो दिया डिफरेंस, जो भी मैंने दिया, जिसने मुझसे लिया रेट वो लगाएगा, मैं थोड़ा लगाऊंगा। मुझे बिल भेजेगा, नीचे लिखा हो दे दिया। जब मैं चार्ज करूंगा तो मैं रेट लगाऊंगा। सारी सर्विसेज पे 18% है, गुड्स पे कुछ पे 6+6 है, कुछ पे 12+12 है, कुछ पे 14+14 है, इस तरह के रेट है। तो जो भी जो सामान बेचता है उसे याद होगा कि मैं जो सामान बेचता हूँ क्या रेट लगता है। ठीक है। तो हर कुछ में तो देखो स्टार्टिंग में लिखा है गुड्स सर्विसेज टैक्स, फिर लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर आउटपुट टैक्स, डिफरेंस लेंगे, नेट टैक्स। एक्ट कौन कौन से? कंसेप्ट रजिस्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन फ्रांस। सबसे पहले इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी 1954 में। हमारे यहाँ 2017, आप अंदाजा लगा लो हम कितना पीछे हैं, दुनिया से हम कितना पीछे हैं। दुनिया जो बात सोचती है 54 में, हम उस बात को सोचते हैं 2017 में। फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी? 6 करोड़ 7 करोड़, और हमारी इतनी। क्वांटिटी में कोई मुकाबला नहीं, क्वालिटी में कोई मुकाबला नहीं। ठीक है। तो ये कौन कौन से एक्ट आए? सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स एक्ट 17, स्टेट गुड सर्विस एक्ट 17, इंटीग्रेटेड फिर 17, यूनियन टेरिटरी फिर 17, और लास्ट में कंपनसेशन सेस। तो आप एक बार रीड कर लो, पांचों एक्ट के नाम एक बार याद कर लो, फिर हम इसको एब्रीविएशन में बार बार बोलेंगे, एक बार आप याद कर लो इनके नाम। ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना किसी को? यहाँ तक तो मैंने अभी कुछ बताया नहीं, मतलब जनरल नाम ही बताए हैं, फिर भी यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं ना, या पिछली क्लास का कोई इनकम टैक्स का हो। अब बात करते हैं जीएसटी है क्या। तो जीएसटी तो नया टैक्स है, आपको पता ही है ना, न्यू है ना? न्यू बिल्कुल भी नहीं है ये, इट्स द सेम थिंग। सिर्फ गवर्नमेंट ने शोर मचाया न्यू है न्यू है न्यू है, ताकि पब्लिक को लगे कुछ न्यू है। बिल्कुल भी नया नहीं है, ये सेम है। तो ये जो स्टार्टिंग में था उसमें कुछ चेंज आया था 1986 में, फिर कुछ चेंज आया 1717 को, है तो वही, बल्कि रादर जो सबसे बड़ा चेंज था वो 86 में था। सारा का सारा लगभग चेंज किया था। वहाँ पे तो न्यू कह देते तो चल जाता, यहाँ पे तो कुछ चेंज किया ही नहीं, ज़रा सा चेंज किया, न्यू बोल दिया। तो मुझे आपको स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, तो बात पूरी समझ में आएगी। मैं आपको ये वाली कैलकुलेशन दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, फिर इसके बाद की कैलकुलेशन दिखाऊंगा, फिर इसके बाद की कैलकुलेशन दिखाऊंगा, फिर आप खुद ही देख लेना क्या चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ,
और एट प्रेजेंट क्या है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो खाली आपको ये कैलकुलेशन दिखानी है, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन है उसको 3 तरह से सॉल्व किया हुआ बुक में। पहले ऐसे सॉल्व किया, फिर आप देखना क्या डिफेक्ट है, फिर ऐसे सॉल्व किया, फिर आप देखना क्या डिफेक्ट है, फिर ऐसे सॉल्व किया, तो आपको लगेगा ये कुछ बेटर है। 86 में तो बहुत बड़ा चेंज था, इसमें माइनर चेंज हुआ है। तो लेट्स सी वन क्वेश्चन इलस्ट्रेशन सॉल्व इन 3 डिफरेंट मैनर। देखो, सिलेबस ऑफ सी इंटर कवर्स ओनली सेंट्रल जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब स्टेट का जीएसटी सिलेबस में नहीं है, यूटी का भी नहीं है, कंपेंसेशन सेस भी नहीं है। Prior to the concept of GST, there was multiple taxation in indirect taxes. Also, there was cascading effect. That tax on tax after GST, there is no multiple taxation. Also, no cascading effect. Can be explained the following. अब ये देखिए, जो illustration 1 है, इसको 3 तरह से सॉल्व किया है। सबसे पहला, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट था, सेकंड वाला लगभग सारे डिफेक्ट दूर हो गए 86 में, थर्ड वाला वैट में, थर्ड वाला जीएसटी में माइनर डिफेक्ट थे बचे हुए, उसने दूर किए हैं। इलस्ट्रेशन 1, एबीसी परचेज रॉ मटेरियल फॉर रुपीज 10 लाख प्लस एक्साइज 10% प्लस वैट 10%, कंपनी इज इंकर्ड 5 लाख बीइंग प्रोसेसिंग चार्ज एंड सोल्ड द फाइनल प्रोडक्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, चार्ज आउटपुट एक्साइज 10% प्लस वैट 10%। सोल्यूशन, रॉ मटेरियल मैंने खरीदा 10 लाख का, मुझे बेचने वाले ने मुझसे 10% की एक्साइज ड्यूटी लिया है, वो मैंने कॉस्ट में ऐड कर दी। फिर बेचने वाले ने मुझसे वैट भी लिया है, एक्साइज ड्यूटी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी होगी, वैट उसने स्टेट गवर्नमेंट को दिया होगा, मतलब मुझे तो ये 12,10,000 का कॉस्ट किया। फिर मैंने प्रोसेसिंग की 5 लाख मैंने और लगाए, तो मेरी कॉस्ट बनी 17,10,000, और फिर मैंने इसे सेल किया है अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद 2 लाख का। जिस वैल्यू पे हम जनरली सेल करते हैं उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं, जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन होगी, यानी सेल वैल्यू 19,10,000। अब जब मैं बेचूंगा, मैं एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक्साइज ड्यूटी लूँगा, फिर इसको ऐड करूँगा, और फिर मैं स्टेट के लिए वैट लूँगा, और फिर मैं फाइनल कंज्यूमर को बेच दूँगा 23,11,000 में। ये 1986 से पहले का सोल्यूशन है, उससे पहले ऐसे होता था। अब इसमें वो कह रहे हैं द रॉ मटेरियल हैज बीन टैक्स ट्वाइस एंड ऑल्सो दिस कास्टिंग इफेक्ट द टैक्स ऑन टैक्स। तो ये सिस्टम पूरा डिफेक्टिव है, मैं डिफेक्ट नहीं बता रहा आपको, आप खुद इसको अच्छे से देखो और कैच करो इसमें क्या डिफेक्ट है। एक बार अच्छे से रीड करना पड़ेगा, ऐसे डिफेक्ट नज़र नहीं आएगा, अच्छे से रीड कर लो इसको। देखो, मैंने ये सामान खरीदा है 23,11,100 रुपये में, और ये मानिक की कंपनी है जिसने मुझे ये बेचा है, ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा ये तुमने क्या किया मेरे साथ, गवर्नमेंट से क्या किया, मैंने कहा ये किया, 2 बार आपने एक्साइज ड्यूटी लगा दी, 2 बार वैट लगा दिया, और टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। प्रोडक्ट मैंने एक खरीदा, टैक्स मुझसे 2 बार गवर्नमेंट से, कैसे? मैंने कहा देखो कैसे, एक बार 10 लाख के ऊपर देखो एक्साइज ड्यूटी लग गई, फिर बाद में 19,10,000 में ये 10 लाख भी जुड़ा हुआ है, फिर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गई, यानी 10 लाख पे एक्साइज ड्यूटी आपने 2 बार लगा दी। फिर 11 लाख के ऊपर वैट लगाया 1,10,000, और बाद में 21,01,000 में फिर जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर वैट फिर लगा दिया। फिर आपने एक्साइज ड्यूटी ऐड करके एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लगा दिया। तो जब हम टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। तो एक तो इसमें डबल टैक्स है और एक कास्केडिंग इफेक्ट है, 2 मेन डिफेक्ट है। तो आपको चेक करने है या नहीं है ना। भाई मैंने प्रोडक्ट एक बार खरीदा है, एक प्रोडक्ट खरीदा ना, तो मुझसे गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी कितनी बार लेनी चाहिए? एक बार। वैट कितनी बार? एक बार। अब प्रोडक्ट तो मैं एक खरीद रहा हूँ, एक्साइज ड्यूटी 2 बार जा रही है, 10 लाख डबल टैक्स हुआ है एक्साइज ड्यूटी, और 11 लाख समथिंग डबल वैट हुआ है, इधर भी। फिर हमने क्या किया है, 11 लाख जो 10 लाख में 1 लाख की एक्साइज ड्यूटी ऐड की थी उसके ऊपर वैट लगाया, यानी 1 लाख की एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लगा दिया, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, विच इज़ कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये मेन डिफेक्ट था जिसको पब्लिक बोलती रही, और फ्रांस ने इस डिफेक्ट को कैच कर लिया कब? 1954 में, और इंडिया ने कैच किया 1986 में, और इसको ठीक कर दिया।
कैसे ठीक किया इसके आगे देखिए। मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई कब हुआ? 86 में गवर्नमेंट ने इसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करके मेजर डिफेक्ट मान के चलो 95% डिफेक्ट इसमें ठीक कर दिए मॉडिफाइड से। अब गवर्नमेंट का आप ऐसा करेंगे, रॉ मटेरियल 10 लाख का, 1 लाख जो तुमने एक्साइज ड्यूटी दी थी मैन्युफैक्चरर तुम्हारी वापस ले लेना, और उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर जो इसमें वैट लगा 1,10,000 ये भी वापस ले लेना, इसे भी क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसा करने से डबल टैक्स गायब हो जाएगा। अगले पेज पे देखिए, असेसेस शुड बी अलाउड इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक्साइज ड्यूटी वापस, वैट वापस। तो अब मेरी कॉस्ट बदल जाएगी। अब मैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितना दिखाऊंगा? 10 लाख, प्रोसेसिंग कितना? 5 लाख, प्रॉफिट कितना? 2 लाख। अब इस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करूँगा तो एक ही बार एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुई है, 2 बार नहीं हुई है। फिर इस पे ऊपर मैं वैट चार्ज करूँगा एक्साइज ड्यूटी मिला करके, वैट भी एक बार चार्ज हुआ है, लेकिन एक डिफेक्ट रह गया, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लगा है, यानी कास्केडिंग इफेक्ट इसके अंदर अभी भी है। डबल टैक्स गायब हो गया है, कास्केडिंग इफेक्ट रह गया है। गवर्नमेंट को मैं कैसे पेमेंट दूंगा? गवर्नमेंट को कहूँगा जी आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मैंने एक्साइज ड्यूटी लिया 170, मैंने आपसे वापस लेना 1 लाख, मेरा लेस कर दिया, बैलेंस में दूंगा। और वैट मैंने लिया 187 और वैट का टैक्स रेट 1,10,000 माइनस कर दिया, ये बैलेंस में गवर्नमेंट को दूंगा। इस तरह से डबल टैक्स 86 में गायब हो गया था, जो कि मेजर डिफेक्ट था। कास्टिंग इफेक्ट छोटा डिफेक्ट होता है, वो अभी भी था। तो यहाँ थ्योरी में क्या लिखा है? एक्साइज ड्यूटी वैट पेड बाय रॉ मटेरियल शैल बी कॉल्ड इनपुट टैक्स, टैक्स रेट इज अलाउड, एक्साइज ड्यूटी वैट ऑन फाइनल प्रोडक्ट शैल बी कॉल्ड आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स रेट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट टैक्स एंड बैलेंस शैल बी कॉल्ड नेट टैक्स। अब देखो इसमें अभी भी डिफेक्ट है, कास्केडिंग इफेक्ट है, स्टिल इट हैज डिफेक्ट बिकॉज देयर इज वैट ऑन एक्साइज ड्यूटी कास्केडिंग इफेक्ट। तो जो जीएसटी आया था उसने कुछ नहीं किया, बस कास्केडिंग इफेक्ट को हटाया था और कुछ नहीं किया था। देखो अब आप रीड करके देखिए, अब दोबारा समझिएगा इस बात को। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, रॉ मटेरियल खरीदूंगा, प्रोसेसिंग करूँगा, प्रॉफिट ऐड करूँगा, प्रोडक्ट को बेचूंगा। हर मैन्युफैक्चरर यही काम करता है। रॉ मटेरियल खरीदेगा, स्पेयर पार्ट खरीदेगा, कंपोनेंट्स खरीदेगा, एक्सेसरीज खरीदेगा, प्रोसेसिंग करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा, बेचेगा। तो जब ये रॉ मटेरियल खरीदता है तो इसे बेचने वाला, इसको भी तो कोई बेच रहा है ना, वो एक्साइज ड्यूटी और वैट इससे चार्ज कर लेता है। तो एक बार तो इसने पेमेंट की है, अल्टीमेटली जो इसका फाइनल बायर है ये उससे रिकवर करेगा। तो एक तो ये वाला इससे रिकवर करता है, फिर टोटल करके अपने वाले पे फिर लगा देता है। तो इस बायर के ऊपर डबल बर्डन आता है, एक तो ये वाला शिफ्ट हो गया था और एक ये खुद चार्ज कर रहा वो वाला शिफ्ट हो गया था। ये 86 से पहले था। तो गवर्नमेंट का भी इसका वे आउट ये है कि भाई जिसने ये खरीदा है, ये वाला जो आपने टैक्स दिए थे वो आप अपने पास नोट कर लो, ये आपको हमसे वापस लेने हैं, वापस करेंगे। कैसे करेंगे? आपको हम वापस करेंगे तो आप अपनी कॉस्ट में से इसको हटा दो। इसको कॉस्ट से हटाने से बायर के ऊपर इसका बर्डन ट्रांसफ़र होके नहीं आएगा। 86 में चेंज आया था, हटा दो। उसके बाद जब ये टैक्स आपके उसमें से हट गए, आप प्रोसेस से जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे एक्साइज ड्यूटी एक ही बार मिली, वैट एक ही बार मिला, और जो आपने हमसे लेना था वो रियलिटी में आपको देते नहीं है। जो आपसे लेना था उसमें से माइनस करो, एडजस्टमेंट करवाएंगे। इसलिए इसका नाम क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। वरना क्या होता है? इनपुट टैक्स रिफंड। रिफंड नहीं है, ये रिफंड नहीं होगा। मुझे अंडरस्टूड है, जितना इनपुट होगा आउटपुट उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर ये फैक्टर और आएंगे, उससे ज़्यादा ही होगा। तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? हम कहाँ भाग के जा रहे? गवर्नमेंट ने कहा जब आपको हमें देना एडजस्ट कर लेना। इसीलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है, बुक्स में लिख लीजिएगा, गवर्नमेंट से लेना है, और जब आपको हमें देना एडजस्ट कर लेगा। रिफंड नहीं करेंगे हम, वापस नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या रह गई कि जैसे जिसमें मान लो मैं 10 लाख का सामान बेच रहा हूँ, तो 10 लाख पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, 11 लाख हो गया ना।
अब 11 लाख के ऊपर वैट लगता है, तो ये जो 1 लाख का फैक्टर है एक्साइज ड्यूटी का, इसके ऊपर भी वैट लग जाता है, विच इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी ने कुछ नहीं किया, जीएसटी ने इस डिफेक्ट को हटा दिया। और हटाने का सिंपल सिस्टम बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने कहा 10 लाख में आप बेच रहे थे, एक्साइज ड्यूटी आपकी 1 लाख, अभी टोटल मत करो, और वैट भी 10 लाख के ऊपर लगा दो, मान लो 10% है, ये लीजिएगा 12 लाख आ गया, कास्टिंग इफेक्ट गया। पुराने वाले में क्या था, एक्साइज ड्यूटी ऐड कर देते थे टोटल पे वैट, जीएसटी ने क्या कहा, ऐड मत करो, एक्साइज ड्यूटी भी 10 लाख पे लगा दो, वैट भी 10 लाख पे लगा दो। सिर्फ इतना चेंज आया था जीएसटी में, इसमें नए वाली कौन सी बात है। बट एनीवे, सब नए कह रहे हैं, हम भी नए कह रहे हैं। अब आप देखो तीसरी बार इसका सॉल्यूशन, सेकंड वाला और थर्ड वाले में कोई चेंज नहीं मिलेगा, बस ये चेंज मिलेगा, प्लस नाम बदल दिया, एक्साइज ड्यूटी का नाम अब क्या रहेगा, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट का क्या रहेगा, वैट का क्या रहेगा, स्टेट जीएसटी, और दोनों का रेट इक्वल। पहले रेट इक्वल नहीं था, हो सकता है एक्साइज ड्यूटी का रेट 20% हो, वैट का 10 हो सकता है एक्साइज ड्यूटी का रेट 5 हो, वैट का 8 हो, हर एक का अलग अलग था। स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी, सारे रेट अलग अलग थे। अब यूनिफॉर्म कर दिया भाई 50-50, जो तुम्हारा वो हमारा। अब देखो इसी सॉल्यूशन को तीसरी बार देखो, आफ्टर जीएसटी, आफ्टर जीएसटी नो मल्टीपल टैक्सेशन, ऑल्सो नो कास्टिंग इफेक्ट, नाउ अंडर जीएसटी इट विल वर्क इन द मैनर गिवन बिलो। ABC Limited purchase raw material 10 lakh plus CGST 10%, HS 10%, the company has incurred 5 lakh being processing charge, sold the final product at a profit of 2 lakh, charge output। क्वेश्चन तो सेम है, सॉल्यूशन देख लो। रॉ मटेरियल 10 लाख, अब जिसने हमें बेचा है वो CGST लेगा, SGST लेगा, दोनों फिगर 10 लाख पे कैलकुलेट होंगी। इनपुट एस्टेटेड वैसे ही जैसे था मिल जाएगा 10-10 लाख का। हमारी कॉस्ट में 10 + 5 15 रह गया, प्रॉफिट ऐड किया 70 लाख। अब आउटपुट CGST भी 17 लाख पे लगेगा, SGST भी 17 लाख पे लगेगा, 20 लाख 40 हज़ार, और जो हमारा एडजस्टमेंट होगा गवर्नमेंट से, आउटपुट में से ITC माइनस करो, आ जाएगा बैलेंस, इसमें से माइनस करो, आ जाएगा बैलेंस। ये मेन पार्ट है GST का। जिसने इतना समझा, समझो 50 to 60% GST समझ लिया, बाकी सब फालतू की बातें हैं, पूरा GST फालतू की बातें हैं। असली बात ये नहीं, प्रैक्टिकल से समझ लो इसको, प्रॉब्लम नहीं। अगर इसी बात को मैं थ्योरी से समझाता रह जाता और आप समझते रह जाते, फिर आप क्या समझते पता नहीं, मैंने क्या समझाया था पता नहीं। प्रैक्टिकल में तो आपके बिल्कुल सामने है। देखो आप इसको आराम से रीड करो, फिर इसमें डाउट पूछना, फिर आगे चलेंगे। हाँ ठीक है, देखो 86 से पहले, 1986 से पहले हमारा सिस्टम बिल्कुल ही डिफेक्टिव था। 2-2 बार टैक्स, 3-3 बार, 4-4 बार। तो आप कहोगे सर 2 बार तो ठीक है, 3-4 बार कैसे? मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, पहले मैन्युफैक्चरर ने दिया और होलसेलर से लिया, फिर होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, फिर जब रिटेलर को बेचा तो होलसेलर ने रिटेलर से ले लिया, खुद ने दिया था, मैन्युफैक्चरर ने दिया था, फिर रिटेलर ने बेचा कंज्यूमर को। कितनी बार लगा? 4 बार, मल्टीपल टैक्सेशन। तो बिल्कुल ही गलत था। तो 86 में मेजर डिफेक्ट ठीक कर दिया, एक रह गया कास्टिंग इफेक्ट, और जीएसटी ने वो ठीक कर दिया। तो जीएसटी में नई वाली क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई। एक्साइज ड्यूटी का नाम बदल दिया, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, रेट सेम कर दिए, पहले सेम नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट से हमारी मर्जी, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी मर्जी। अब प्रोडक्ट बन गया महंगा, तो कंज्यूमर कह रहा है महंगाई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती थी, हमारी एक्साइज ड्यूटी तो 5 है, स्टेट का वैट 15 है, स्टेट वालों से पूछो। फिर किसी में एक्साइज 15 है, स्टेट का 5 है, महंगाई है, वो कहेंगे जी हमारा तो 5 है, इनसे पूछो। और कॉमनवेल्थ को समझ में नहीं आता था ये क्या बात बनी, ये चीज़ महंगी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, और ये चीज़ महंगी है स्टेट की वजह से, और कोई क्या समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ किसकी वजह से महंगी है। प्रॉब्लम थी ना। अब अगर महंगी है दोनों की वजह से, और सस्ती है दोनों की वजह से, दोनों बराबर रहेंगे। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल जीएसटी माफ है तो स्टेट भी जीएसटी माफ है। सब्जी मंडी में जाओ सब्जी खरीदने, ना सेंट्रल है ना स्टेट है, कोई भी नहीं है, दोनों माफ है। लेकिन वही सब्जी अगर पैकेट में होगी दोनों लगे होंगे। सब्जी इन पैकेट इज टैक्सेबल, ओपन है, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से खरीदता है? ओपन वाला, और अमीर कहाँ से खरीदता है? पैकेट वाला।
ऐसे दूध, भैंस का दूध जहाँ निकाल रहे हैं वहाँ खड़े होकर दूध लेके आओ, कोई जीएसटी नहीं है। और ये अमूल और मदर डेयरी पैकेट में लो, जीएसटी ऊपर लगा हुआ है, तो दोनों का बराबर बराबर चलेगा। ठीक है। अब इस बेसिक कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में अब आने शुरू होंगे धीरे धीरे, तो आप पूछना शुरू करो, जबकि ऑफ कोर्स वो बाद में मैटर आएंगे, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो आ रहे हैं यहीं पे डिस्कस करेंगे, चाहे बात की हो। मूवी देखना शुरू करो ना, आधे घंटे में डाउट आने शुरू हो जाते हैं, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, तो बाद में पता लगेगा, लेकिन फिर हम भी डिस्कस कर सकते हैं 2 4 6 8 10 बातें, जिसको पूछना पूछ लो। बेसिक कंसेप्ट को लेके बातें, एक बात आप पूछोगे, बात में से फिर बात निकलती जाएगी। पहले यहाँ तक के पार्ट में किसी डाउट देखिए। सर जैसे इलस्ट्रेशन में भी हमने देखा कि वैट और जीएसटी में ज़्यादा खास फ़र्क नहीं आफ्टर 1986, फिर जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन में इतनी दिक्कत क्यों आई? इतनी दिक्कत क्यों आई, जैसे आप बता रहे थे ना काफ़ी, मतलब हाँ जी। देखो ये कह रहे हैं कि जब खास फ़र्क है ही नहीं, फिर इसको इम्प्लीमेंट करने में डिले क्यों हुई? भैया तो फ़र्क हो फिर तो जी टाइम लगेगा, ज़रा सा चेंज करना है, दिक्कत क्यों आई? दिक्कत इसलिए आई, देखिए पार्लियामेंट कोई भी लॉ तभी बना सकती है जब भारत का संविधान उसे परमिशन दे। भारत के संविधान में जीएसटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बना के देख लो, लॉ बन ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, इसको बदलो, और इसको बदलना आसान नहीं है, इतना लेंथी प्रोसेस है। जब तक कि अपोजिशन साथ नहीं देगी, इतनी मेजोरिटी चाहिए कि अपोजिशन साथ मिले, और अपोजिशन इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी साथ हो जाए, आप भी समझते हो कभी साथ नहीं होगी। दिस वाज द ओनली मोमेंट जब सारी अपोजिशन साथ हो गई, पहली बार। और किस मेजोरिटी से पास हुआ? मान लो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 3/4 चाहिए, इट वाज पास्ड विद 100% मेजोरिटी, एक भी वोट अगेंस्ट नहीं था, 100%। लेकिन इसको सबको मोबिलाइज करना, बताना, समझाना बहुत मुश्किल काम है। देखिए किसान वाला बिल था, तो उन्होंने आंख बंद करके पास कर दिया, अपोजिशन को पूछा ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अपोजिशन ने कहा अच्छा इंप्लीमेंट करके दिखा दो आप पहली बात कर लेते, पहले डिस्कस कर लेते, कंसेंट बना लेते, जो 4 सजेशन वो कह रहे हैं उनकी भी ऐड कर देते, फिर प्रेजेंट करते, पास हो जाता, जो कि इसमें किया। वैसे आपको बताऊं लॉ बनाने का सिस्टम क्या होता है? पार्लियामेंट के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी है, कोई भी आइटम मूव वो करता है बेसिकली, दूसरा तो मूव इसलिए नहीं करता वो फेल हो जाएगा, मेजोरिटी नहीं है। मूव ये करते हैं, लेकिन मूव करने से पहले एक बनती है पार्लियामेंट्री कमेटी। उस पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और सारी अपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पहले ही उसमें डिस्कस होता है पार्लियामेंट्री कमेटी में, और पार्लियामेंट्री कमेटी में फाइनल होता है। फाइनल करने के बाद रूलिंग जो पार्टी है वो इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती है, फटाफट पास हो जाता है। तो उन्होंने किसान वाले बिल के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई ही नहीं, पूछा ही नहीं। तो नेचुरली भाई दूसरे को गुस्सा तो आएगा ना, पूछा भी नहीं हमें तो उन्होंने कहा फिर तो हम भी देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट होगा, हम किसानों को भड़का देंगे, बिठा देंगे धरने पे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सबको जोड़ना। अल्टीमेटली वो सबसे बात करके जोड़ने में कामयाब हो गए। फिर इसके बाद पार्लियामेंट से पास करवाना, फिर आधी स्टेट से पास करवाना। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूँ भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बता रहा हूँ कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन कुछ प्रोसीजरल चेंजेज और भी हैं। प्रोसीजरल चेंजेज मैं बताता हूँ क्या है। नंबर 1 तो एक मैंने बताया कि स्टेट्स के दिल में एक डर था कि कहीं हमारा लॉस तो नहीं हो जाएगा, और ये एप्रीहेंशन कोई काम नहीं करने देगी। अब एक को समझाना कि भाई लॉस नहीं होगा, देखो मैं तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखाऊं, नहीं होगा, कितना मुश्किल काम है। आज से इंस्टीट्यूट सिलेबस बदल दे और आपको ऑप्शन दे दे ये ले लो ये ले लो, हर बच्चे को इंडिविजुअली समझाना पड़ेगा कि तेरे लिए ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। फिर भी हर बच्चा कंफ्यूज रहेगा कि मैं पेपर 4+4 दूँ कि 3+3 दूँ। 4+4 में पढ़ चुका हूँ, 3+3 मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में तो चेंज होके आएगा। पेपर 4 के 3 हो गए थोड़ा सिलेबस में रह जाएगा। अकाउंट्स का पहले एक पेपर होता था ग्रुप 1 में, डबल सिलेबस था, जितना टैक्स का है इससे भी ज़्यादा होता था, टैक्स से भी ज़्यादा। और उसमें टैक्स में खाली इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स सिर्फ खाली इनकम टैक्स था तो कम था। उन्होंने बाद में क्या कर दिया, उसके क्या नाम अकाउंट्स के 2 पेपर बना दिए,
आधा रह गया सिलेबस, और टैक्स के अंदर उठा के जीएसटी ऐड कर दिया, इसको डबल कर दिया, उसको आधा कर दिया। अब वो क्या करेंगे, 3 पेपर है, कहीं ग्रुप 2 का उठा करके पूरा अकाउंट्स ग्रुप 1 में डाल दिया तो बस फिर हो गया पेपर। तो फिर आपको डिसाइड करना है वो ठीक है कि वो ठीक है। देखने में 3 है, वो 4 है, वो 4 ज़्यादा अच्छे इसके 3 की बजाय। इकट्ठा कौन तैयार करेगा भाई, ग्रुप 1 ग्रुप 2। एडवांस अकाउंट्स इतना इसके अंदर आ जाएगा तो पहाड़ बन जाएगा पूरा। तो एनीवे, तो एक तो ये बात थी। अब ज़रा और बातें सुनिए, और क्या क्या चेंज थे। मुझे एक्साइज ड्यूटी लेनी है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, और मुझे वैट भी लेना है क्योंकि मैं इसको बेचूंगा। तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है, पूरा चैप्टर है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का, 6 क्लास कम से कम रजिस्ट्रेशन खा जाएगा। ब्रीफली बताता हूँ क्या है। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लेना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ही ले लूँ कि परमिशन लूँगा मैं? परमिशन तो लेनी पड़ेगी भाई, टैक्स तो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। मुझे टीडीएस करना है, तो क्या मैं 10 नंबर के बिना ही टीडीएस कर दूंगा? 10 नंबर लेने का मतलब है परमिशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट। उन्होंने कहा यू आर परमिटेड, वी आर गिविंग ए नंबर, मेंशन दिस नंबर एंड कलेक्ट। यानी मैं एजेंट हूँ गवर्नमेंट का। वो 10 का मतलब है कि मुझे गवर्नमेंट ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है। तो ऐसे जीएसटी में भी तो पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी पड़ेगी, उसका नाम है रजिस्ट्रेशन। तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, और इसमें रजिस्ट्रेशन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। तो जीएसटी ने कहा 2 गवर्नमेंट के पास जाओगे, कितना मुश्किल है। एक के पास जाओ, एक के पास जाओ, वो आपको दोनों में रजिस्ट्रेशन दे देगा। तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा भाई, ये तो एक अच्छा चेंज है। और वो जो रजिस्ट्रेशन देगा वो कोई प्राइवेट पर्सन होगा, आपको गवर्नमेंट के पास जाना ही नहीं है। हम अपना काम आउटसोर्स कर देंगे और ये प्राइवेट वाला टॉप पे काम करेगा। ना करे तो कंप्लेंट करो, इसका जो है एक्शन हम लेंगे इसके अगेंस्ट में। तो दिस इज ए वेरी गुड सिस्टम। लेकिन अब आप ये बताओ, पूरे इंडिया की सारी स्टेट्स का सेंटर का काम एक एजेंसी को दे दे, वो एजेंसी कहाँ से लाएं भाई? पहले कंट्री में ढूंढनी तो पड़ेगी। तो उन्होंने एक एजेंसी बनाई, जीएसटी नेटवर्क, GSTN। ये एजेंसी बनानी पड़ी। अब ये एजेंसी बनाना क्या आसान काम है? पूरे कंट्री के सारे स्टेट्स, सारी यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल, जीएसटी कंपनसेशन, सबका काम ये करे। इसके लिए एक कंपनी बनाई गई, और वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, एनपीओ है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 8 में आता है ना। अब वो कंपनी बनाई। अब आपको पता है जो सेक्शन 8 की कंपनी होती है, उसमें जो शेयर्स होते हैं वो क्या होता है, शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के लाओ जो इसको सब्सक्राइब करेंगी, ये बनाना ही बड़ा मुश्किल काम है। फाइनली दे सक्सीडेड, बना दिया। ज़्यादातर बैंक्स ने इसके अंदर गारंटी कर दी, और फिर 49% गवर्नमेंट ने भी गारंटी कर दी। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं है, वही सोलोमन एंड सोलोमन का केस। गवर्नमेंट इज ए शेयर होल्डर, कंपनी तो सेपरेट एंटिटी है, कहलाएगी तो इंडिपेंडेंट पर्सन ना। अब ये इंडिपेंडेंट पर्सन जो काम करेगा, इसकी एफिशिएंसी का कोई मुकाबला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एनपीओ है, पेमेंट वो लेगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब जब ये जीएसटी नेटवर्क बना दिया, अब इन्होंने कहा हम काम कैसे करें? गवर्नमेंट ने कहा मैनुअल कोई काम नहीं होगा, 100% इलेक्ट्रॉनिक होगा, फेस टू फेस किसी से बात नहीं होगी। 100% इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना ये कौन सा आसान काम है? फिर कंट्री की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस को पकड़ा। इन्फोसिस से सेल्स के हमें 2-3 साल लगेंगे इतना बड़ा सिस्टम बनाने में। तो जीएसटी नेटवर्क ने कॉन्ट्रैक्ट किया इन्फोसिस से, वो सिस्टम बनाया। अब गवर्नमेंट के टैक्स की अथॉरिटी प्राइवेट पर्सन कैसे दे सकता है? मेरे को पावर डेलीगेट कर दी गवर्नमेंट ने, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब ये देखना पड़ा कि तो लीगल प्रॉब्लम है, अभी कैसे कर सकते हैं। मान लो कल को मोदी जी कह दे मैंने अपनी पावर इनको दे दी, प्राइम मिनिस्टर का काम इनसे करवा लिया करो, पावर डेलीगेट नहीं हो सकती। कोई हाई कोर्ट का जज कह दे मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरे बदले में मेरा भाई कल से आके बैठा करेगा, पावर डेलीगेट नहीं हो सकती। सिर्फ पार्लियामेंट पावर डेलीगेट कर सकती है लॉ बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं रूल्स। यानी पार्लियामेंट सीबीडीटी को पावर दे सकती है कि हमारे बदले ये लॉ बनाएंगे, और कोई पर्सन अपने बदले किसी को पावर डेलीगेट नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर सिस्टम ये बनाया कि प्राइवेट वाला सारा का सारा काम कर देगा 100%,
और फॉर्मेलिटी के लिए जो भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके कंसर्न ऑफिसर को भेज देगा और जैसे आएगा वो तुरंत यस कर देगा और सारा इलेक्ट्रॉनिक होगा, उसके यस करते ही आगे यस कर देंगे एंड दैट शुड टेक ओनली 1 डे। जो काम होता था 2-2, 3-3 महीने में, उनका 1 डे, अब ये एफिशिएंटली काम कर रहा है। इट टेक्स हार्डली 1 आवर टू गेट ए रजिस्ट्रेशन, जिस पे कभी 15-15 दिन लगते थे, गवर्नमेंट 20 चक्कर काटने पड़ते थे, ब्राइब अलग देनी पड़ती थी। अब कोई ब्राइब कुछ नहीं, क्योंकि हमें बाय फेस टू फेस तो हम सामने है ही नहीं, ऑनलाइन ब्राइब कैसे मांगेंगे, और ये प्राइवेट एजेंसी है। तो कहने का मतलब है टैक्स लगाने का सिस्टम माइनर सा चेंज है। प्रोसीजर में बहुत चेंज है। सारे प्रोसीजर को बदलने के लिए इतनी सारी एजेंसीज की ज़रूरत है, इतने सारे सिस्टम की ज़रूरत है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन वाली प्रॉब्लम, इसमें टाइम लगा, प्लस विलिंगनेस टू डू। एक बंदा कहता है चलो भाई ये काम करना है, हाँ भाई ऐसे कर ले, हाँ भाई वैसे कर ले, हाँ भाई वैसे कर ले। 15 बंदों ने सजेशन दे दिया, चलो देखेंगे सोचेंगे, चलो चलो, और ये कह रहा नहीं भाई आज ये फैसला करके जाऊंगा मैं। तो मोदी जी का विलिंगनेस टू वर्क थी कि ये मुझे हर हालत में इम्प्लीमेंट करना है। मेरी पार्टी के लोगों तुम बोलोगे नहीं, मैंने कह दिया, दूसरी पार्टी वाले बोलो क्या प्रॉब्लम है। तो विलिंगनेस टू वर्क कांग्रेस में नहीं थी, और वहाँ वैसे ही कोई सुनता नहीं, एक बंदा तो था ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलती किसकी थी? सोनिया गांधी की। तो फैसला कैसे होगा? ये सब फैक्टर थे जिसने इसको डिले किया। आपको सोनिया गांधी वाली बात तो पता होगी ना, हुआ क्या था। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में सारी जो मेजोरिटी थी वो कांग्रेस के पास आ गई, और कांग्रेस की लीडर थी सोनिया गांधी। इनकी लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा था। अंडरस्टूड शी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, कोई डाउट है ही नहीं। बाद में ये इशू आ गया कि भी ये तो इंडियन है ही नहीं, इसकी तो ये तो इटली की रहने वाली है, तो पूरे कंट्री को इटली को भेज देगी, इसका इंटरेस्ट क्या है, कल को अपनी कंट्री भाग जाए। अपोजिशन ने बातें उठाई, तो अल्टीमेटली फैसला ये हुआ कि भी इनको जो है प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि भी आप प्राइम मिनिस्टर मत बनो, आप किसी और को बना लो। अब जिसको ये बनाएगी वो क्या समझेगा, मैं तो इनकी वजह से बनाऊं, गिफ्ट किया इन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर की सीट, ये जो कहेंगे वही चलेगा। तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ठीक है भाई जो भी तुम करते जाओगे चलता रहेगा, आगे मैं रहूँगा, पीछे आप रहोगे। तो सारी फाइलें वहाँ जाती थी, वो साइन अपने आप ही करते थे, इस पर साइन हो गए, इस पर नहीं होंगे, इस पर साइन हो गए, इस पर नहीं हो गए। तो 10 साल शी वाज द प्राइम मिनिस्टर प्रैक्टिकली। अब बाकी कांग्रेस के अंदर की बातें क्या पता, मतलब उनकी विलिंगनेस नहीं थी। विलिंगनेस होनी चाहिए। अब जैसे मोदी जी का तो क्या विलिंगनेस है, तो आर्टिकल 370 2 मिनट लगाए ख़त्म कर दिया, कांग्रेस नहीं कर पाई। तो ये फैक्टर्स हैं, और प्लस जो इसमें जो सिस्टम बदला है कि सारा का सारा मैनुअल टोटली हटा दिया, सारा का सारा प्राइवेट हैंड में दे दिया। और इनकम टैक्स जो कि 61 का बना हुआ है, उसमें 2017 तक आधे से ज़्यादा काम मैनुअल था, वो अब जाके लास्ट ईयर उसको इसी तरह का किया है, जीएसटी की कॉपी किया उसको, सारा सिस्टम, उसमें भी स्क्रूटनी फेस टू फेस हटा दी है। तो ब्राइब का मतलब ही नहीं है। हमें पता ही नहीं कौन से असिस्टेंट कमिश्नर से बात कर रहे हैं हम। असिस्टेंट कमिश्नर को ये नहीं पता है क्लाइंट कौन है, कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, उसमें पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन रिप्लाई जा रहा है, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, सब कुछ। तो ये सिस्टम पूरा ही बना दिया, ठीक है। इसमें अब और कोई पार्ट पूछो आप, ये सब बातें बाद में आएगी, लेकिन एडवांस में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग एक बार बन जाए, फिर सिस्टमेटिकली चलते जाएंगे। एक बार ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी बातें आपके माइंड में आ रही पूछ लीजिएगा। सर जैसे आप कहते हैं कि अगर पब्लिक की जेब में हमने पैसा डाल दिया और उसके बाद वापसी लेना बहुत मुश्किल है, तो गवर्नमेंट हर लेवल पर टैक्स क्यों लगाती है? इंस्टेड उससे सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर टैक्स लगा के ज़्यादा अच्छा लेवल जो भी उसको लगता हो परसेंटेज उसके लिए काफ़ी है रेवेन्यू, वो सिर्फ वहीं लगाए और कॉमन मैन से ना ले। क्योंकि कॉमन मैन को जब दिखेगा कि उसको 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो उसको लगेगा कि यार मेरे से तो बहुत टैक्स लिया जा रहा है। और अगर उसको वो दिखे ही ना और वो मैन्युफैक्चरर अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करता हुआ चले, तो क्या वो बेटर ऑप्शन नहीं है? नहीं, देखो टैक्स लगाने के तो 1000 तरीके हैं, डिस्कस करने बैठ जाओ 1000 तरीके हैं। तो हम ये नहीं डिस्कस कर रहे व्हाट आर द न्यू मेथड्स, हम ये डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ द एग्जिस्टिंग मेथड, व्हाट इज़ स्पेशल इन इट, व्हाट इज़ द एक्चुअल लॉ। हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं। 1000 तरीके हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ऐसा कर दे, जब मैन्युफैक्चरर बेचेगा पहली बार जिसको भी, बस एक बार टैक्स लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। तो कह रहे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन, फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन। और ऐसा भी कर सकते हैं
जब लास्ट में बिकेगा कंज्यूमर को, खाली तभी टैक्स लगा दे, उसको बोलते हैं लास्ट पॉइंट टैक्सेशन। और एक ये हर पॉइंट पे टैक्स लो, मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन। तो 3 सिस्टम है, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स किस में मिलेगा? मल्टीपल पॉइंट पे। तो गवर्नमेंट से हमें तो भाई अपना देखना है, जितनी ट्रांजैक्शन हुई हर बार टैक्स दो, लेकिन डबल टैक्स नहीं होगा। जितना आपने उनको दिया माइनस कर दो, जितना आपने इनको दिया माइनस कर दो। क्यों ज़्यादा होगा? मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट है 1000 रुपये का, कॉस्ट है 10,000, 10 + 11 पे टैक्स लगेगा। और जो होलसेलर का प्रॉफिट है 1000 रुपये का, उस पर टैक्स नहीं लगा। रिटेलर का प्रॉफिट है 500 रुपये का, टैक्स नहीं लगा, जबकि टैक्स तो लगना चाहिए। पहले दिल्ली के अंदर फर्स्ट पॉइंट था ओरिजिनली, जब वैट था दिल्ली का अलग था, हर एक स्टेट का अलग था, दिल्ली में फर्स्ट पॉइंट था, किसी स्टेट में लास्ट पॉइंट था। लेकिन इस समय पूरे कंट्री के अंदर मल्टी पॉइंट है। तो टैक्स लगाने के तो 1000 तरीके हैं, वो हम डिस्कस नहीं करें। तो ये भी जो जीएसटी है उसमें क्या है उसको हम समझ रहे हैं। जीएसटी के अंदर बेसिक बातें क्या है, जीएसटी क्यों आया, तो जो कुछ है उसको हम अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो अंडरस्टैंड करते हुए कह दो मैं तो इस बात को मानता ही नहीं, ये तो है ही गलत। और एक गलत है, नहीं मानते फिर भी कहो नहीं नहीं मैं तो मानता, बिल्कुल ठीक है, तो वो बात समझ में आती है। तो जब गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया तो डिस्कार्ड करने का तो मतलब ही नहीं है। तो आप सेटिस्फाई ना भी हो तो भी हो जाओ कि हाँ भाई हाँ कितना अच्छा सिस्टम है। देखो आपका जो फ्रेंड है वो कितना भी बुरा हो, उसने कितना भी गलत किया, फिर भी आप उसको कवर करते हो, नहीं नहीं ये तो ठीक है, आज से तू तो एक ही बार लेट आया है। और कोई अगर फ्रेंड ना हो, उसकी जरा सी गलती हो, इतनी अखरती है कि पूछो मत, उसकी हर बात अखरती है। तो ऐसे इसमें है, लॉ को साथ फ्रेंडशिप करनी है, इसकी हर बात को इग्नोर कर देना, कवर कर लेना। है ना, कई बार हम कवर कर लेते हैं, फ्रेंड है तो कवर कर लेते हैं, कोई और हो तो देखो जरा सी बात का पहाड़ बना देंगे, अरे ये कर दिया वो कर दिया यूँ कर दिया। तो लॉ में ऐसा ही है, सिस्टम तो हज़ारों है, देखो उनको समझ के क्या करेंगे, जो हमें दिया है सिस्टम उसको समझेंगे हम कि भाई ये है क्या, कैसे काम करता है, क्या इसमें चेंज है, क्या इसकी खास बात है, उसको समझेंगे। ठीक है, और समझिए इसको। फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, दुनिया में सिस्टम है, बहुत जगह है, दिल्ली में ही था, फर्स्ट पॉइंट था। फिर अगर आप चाहते हो लॉस ना हो तो लास्ट पॉइंट रख लो, लेकिन लास्ट पॉइंट वाले ने गायब कर दिया, टैक्स नहीं लिया, तो सारा एक ही बार में लॉस हो जाएगा। दूसरा, हर स्टेज पे इसकी रिकॉर्डिंग होती है। मल्टीपल पॉइंट का मतलब है रिकॉर्डिंग, एक बंदा गड़बड़ कर भी जाएगा तो और जगह पकड़ में आ जाएगा। देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं रिटेलर हूँ, लास्ट पॉइंट पे टैक्स लगना है, मैंने कैश में सेल कर दिया, गया टैक्स सारा, कोई टैक्स नहीं। अब मल्टीपल पॉइंट है, मैंने कैश में सेल कर दिया, तो मुझे वो पकड़ लेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड औरों की बुक्स में मिल जाएगा, होलसेलर की बुक्स में मिल जाएगा, उसने इनसे टैक्स लेके गवर्नमेंट को दिया है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है। तो हर स्टेज पे अकाउंटिंग आ रही है। लाइक वाइज देर में भी सो मेनी रीजन। ठीक है, और देखिए डाउट्स हैं, अब थोड़ा और रीड करवाता हूँ आपको, देखिए। पेज नंबर 23 पे आ जाइएगा। देयर इज नो मल्टीपल टैक्सेशन, नो कास्केडिंग इफेक्ट। अब ये जीएसटी के अंदर परफेक्ट है, ना तो कोई मल्टीपल टैक्सेशन देखने को मिल रहा, ना कास्केडिंग इफेक्ट। बिफोर द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, excise duty was charged on manufacture and value tax was also called sales tax, was charged on sale of goods. Excise duty was payable on cost plus profit and sale tax was payable on cost plus profit plus excise duty. Accordingly, sale tax was charged on excise duty also, that is there is tax on tax. It is called cascading effect as shown above. But after GST, there is no cascading effect and the manufacturer shall charge CGST plus SGST instead of excise duty VAT. Also CGST SGST shall be charged on cost plus profit. अब ये तो बात थी चेंज की। अब भाई जीएसटी बन गया तो ठीक है भाई, इसका प्रोसीजर हमें बता दो कि कब टैक्स देना है, कैसे देना है, वगैरह वगैरह। वो देखो पेमेंट जीएसटी की कैसे करनी है। ये सप्लायर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अप टू 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। हर पर्टिकुलर पर्सन अगले महीने की 20 तारीख तक जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को कर देगा एंड हैज़ टू फाइल चालान नंबर PMT 06 एंड पेमेंट इज टू मेड ऑनलाइन।
हाउएवर ओवर द काउंटर पेमेंट कैन बी मेड थ्रू अथराइज बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000। छोटा मोटा है तो आप चेक ड्राफ्ट से जमा करा सकते हैं, अदरवाइज सारा टैक्स ऑनलाइन जमा होगा। एज पर सेक्शन 170 जीएसटी शैल बी राउंड मल्टीपल रुपी 1। इनकम टैक्स हम 10 रुपये के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं, इसको 1 रुपये के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। कैसे? अगर पैसा 50 या ज़्यादा है तो हायर पर, वरना लोअर पर। इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स एज पर सेक्शन 50 इंटरेस्ट शैल बी चार्ज 18% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ डिले। हमने इनकम टैक्स में कहा था 234 ABC 1% पर मंथ, या 1% पर मंथ नहीं है, या 18% पर एनम है। और पूरे मंथ का कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं, जितने दिन लेट होगा उतने दिन का। इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट रिफंड शैल बी ग्रांटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, अदरवाइज इंटरेस्ट शैल बी अलाउड। गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट देगी रिफंड पे, तो इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट देगी 6% पर एनम, और पहले 60 डेज का नहीं मिलेगा, 60 डेज से ज़्यादा डिले होने पर उसके बाद का मिलेगा। तो ये जैसे जैसे प्रोसीजर है वैसे वैसे याद करना है कि जीएसटी का प्रोसीजर ये रहेगा और इनकम टैक्स का प्रोसीजर वो रहेगा। उसको इसमें नहीं लाना, इसको उसमें नहीं लाना, वो किसी और ने लिखा है, ये किसी और ने लिखा है। देखो रीड करके। अब देखिए, इसको डिस्कस करते हैं। मैंने 1 अगस्त 22 से लेकर 31 अगस्त 22 तक स्टूडेंट से फीस कलेक्ट की। फ़ी कलेक्शन है, लेट्स सी कोई भी अमाउंट ले लेता हूँ मैं, मान लो 20,000 प्लस 18% का जीएसटी है 3600, करेक्ट। तो एक तो मुझे जीएसटी गवर्नमेंट को देना है, प्लस इस 20,000 में कहीं इनकम टैक्स भी है। यस, एक्सपेंडिचर मेरे जो है मैं लेस कर दूंगा, आ जाएगी नेट इनकम, फिर मैं इनकम टैक्स निकालूंगा, तो मुझे इनकम टैक्स भी देना है। तो मैं अब यहाँ पे दोनों की बात इकट्ठी कर सकता हूँ। तो पहले मुझे बताओ, इनकम टैक्स अगस्त महीने का मुझे गवर्नमेंट को कब तक देना है? मैंने इनकम टैक्स पूछा है, मैंने जीएसटी तो पूछा ही नहीं। मैंने अगस्त महीने का इनकम टैक्स पूछा। मैं हर जीएसटी के हर क्वेश्चन में पहले इनकम टैक्स पूछूंगा। अगस्त के महीने का इनकम टैक्स मुझे गवर्नमेंट को, मानिक जी बताओ, कब तक देना है? हाँ जी, कौन बताएगा? एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करे जो बताएगा। हाँ जी बताओ जी, लाउडली बोलो। ये कह रहे हैं अगर आप एडवांस तक देना है तो 15 सितंबर तक। देखो, एडवांस टैक्स इज ए सेपरेट मैटर, टीडीएस इज ए सेपरेट मैटर। जब हम कहते हैं टैक्स कब देना, तो हम क्या कहेंगे? साल खत्म होने के बाद। फाइनल तो कैलकुलेशन तभी है। एडवांस टैक्स इज ए सेपरेट मैटर। दूसरी बात, आप मुझे ये कहेंगे सर मंथ वाइज इनकम टैक्स कौन कैलकुलेट करता है? P&L तो भाई साल का बनता है। अगस्त का इनकम टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करना, तो क्या डिफरेंस आया? इनकम टैक्स तो भाई साल का कैलकुलेट करना है, और जीएसटी मंथ का कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स कब देना है? साल के बाद। जीएसटी कब देना है? अगले महीने की 20 तारीख। दिस इज द बिग चेंज। अब साथ में क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्यों? जीएसटी क्या हर महीने कैलकुलेट हो जाएगा? इनकम टैक्स तो साल का इकट्ठा कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट अबाउट जीएसटी? हो जाएगा। क्यों? वो तो भाई मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट किया है और मेरे कंप्यूटर में एंट्री है, टोटल कर लो। इसीलिए डिफरेंस डाला कि भाई इनकम टैक्स मंथ वाइज कैलकुलेट नहीं हो सकता है तो रखवा लेते आपसे, और ये हो सकता है तो नहीं छोड़ेंगे हर महीने। तो वहाँ चालान भरने पड़ेंगे। अगर एडवांस तक देते हो तो साल में 4, एक सेल्फ असेसमेंट का 5 लगा लो, इसमें 12 चालान तो भरनी पड़ेंगे। चालान नंबर PMT 06, उसका बताओ साक्षी, उसकी चालान नंबर दोनों। ITNS 280 एडवांस का, 281 TDS का। बेसिक बातें
जरूर याद करनी है, क्योंकि जब आप आर्टिकलशिप करोगे ये चालान फॉर्म बार बार भरने पड़ेंगे। और वहाँ पर अगर पूछा किसी ने भी इसका नंबर, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे, आप बोलोगे पूरा लाउडली तो सब आपका मुंह देखेंगे। इसको बड़े याद है भाई, ठीक है। अब हर महीने का देना है, कब? अगले महीने की 20 तारीख। तो क्या जीएसटी में एडवांस टैक्स भी देना है? कोई आपसे इंटरव्यू पूछ ले, एडवांस टैक्स पे करते हैं आप इनकम टैक्स पे, जीएसटी में एडवांस टैक्स कैसे कैसे पे करते हैं? तो हम कहेंगे सर उसमें तो एडवांस टैक्स होता ही नहीं है। तो वो कहेंगे ये क्या बात बनी, क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर उसमें हर महीने एग्जैक्ट कैलकुलेट हो जाता है, इनकम टैक्स में हो नहीं सकता। इसलिए से हो सकता है हर महीने, तो आप हर महीने तो इसका चालान फॉर्म अलग, उसका चालान फॉर्म अलग, ठीक है। लेट हो जाए तो पहले इनकम टैक्स में बताओ, 234C, B और A, इसमें लेट हो जाए तो 18% पर एनम। साथ साथ सेक्शन भी याद करते चलो, उसके 234 ABC, इसका सेक्शन A की है 50, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन टोटल 298, इसके भी बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन इसके हमारे सिलेबस में 50 तक है, 50 के आगे कोई सेक्शन नहीं है। 50 के आगे के सेक्शन की कभी कभार मैं छोटी मोटी बात कर दूंगा, लेकिन आप ध्यान मत देना। ध्यान मत देना मतलब थोड़ा सा सुन लेना, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में एग्जैक्ट 50 है, इनकम टैक्स में बीच बीच में से है, ये वाले हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, उसका पता ही नहीं कहाँ से कहाँ तक है। इसका पता है 50 तक है। इंटरेस्ट का लास्ट है 50, रेट क्या 18% पर मंथ पर एनम। तो वहाँ तो एक एक महीने का कैलकुलेट करते थे मिनिमम, यहाँ 4 दिन है 4 दिन, 8 दिन है 8 दिन, 6 दिन है। रीजन मैंने बताया था आपको पहले एक बार, बिकॉज वो एक्ट बनाया 61 का, उस समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतने नहीं थे, यहाँ तक कि कैलकुलेटर का यूज़ भी पॉपुलर नहीं था, लिख लिख के मल्टीप्लाई करते थे। अब लिख लिख के बताओ डेज का मल्टीप्लाई कौन करेगा, मंथ का तो फिर भी हो जाएगा। अब वो ज़माना नहीं है, इसलिए सारे जीएसटी में सब जगह डेज का कैलकुलेशन है। वो 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ है, क्योंकि कैलकुलेटर का ज़माना नहीं था। ये 1 रुपये के मल्टीपल में राउंड ऑफ है, क्योंकि कैलकुलेटर का ज़माना है। रिफंड करेंगे, इंटरेस्ट वहाँ भी मिलेगा, कौन सेक्शन 244A जो कि सिलेबस में नहीं है, और यहाँ पर 56 जो कि सिलेबस में नहीं है। रिफंड का उसका भी नहीं, और रिफंड का इसका भी नहीं, वैसे मैंने लिख दिया है 6% 60 डेज़ के बाद। आज मैं कहता हूँ मेरा रिफंड बनता है, तो यहाँ से 60 डेज़ में कौन से हम आपको दे देंगे, 60 डेज निकल के नहीं दिया तो उसके बाद इंटरेस्ट ले लेना। अब इतना रीड कर लीजिए। हाँ जी, पहले बताइए यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? इतने पार्ट तक जो जो डाउट्स आपके माइंड में आ रहे हैं पहले पूछ लो। आगे तक के जो भी बातें माइंड में आ रही है हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, आ जाओ। एक बार ज़रा ब्रॉडर व्यू बन जाए, फिर थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके चलेंगे। अभी तो एक बार जितना भी जीएसटी से रिलेटेड जो भी बात आ रही है पूछ लो आप। सिलेबस में नहीं होगा तो ही मैं बता दूंगा आपको, होगा तो ही बता दूंगा, डिटेल में बाद में बता दूंगा, रफली बता दूंगा। सर रिफंड की जगह जीएसटी सेट ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगले महीने पे तो जीएसटी पे करना है हमें। जीएसटी रिफंड की जगह जीएसटी सेट ऑफ नहीं हो सकता अगले महीने, क्योंकि अगले महीने भी जीएसटी पे करना पड़ेगा ज़्यादा हुआ तो। देखिए मैंने अगस्त महीने का जीएसटी पे किया, कौन सी डेट को पे करना है? 12 लाख, एक्चुअली था 10 लाख, 2 लाख ज़्यादा। पहली बात तो ये ज़्यादा कम की प्रॉब्लम जीएसटी में नहीं आती है, इनकम टैक्स में आती है, क्योंकि वहाँ अंदाज़ा लगा रहे हो। यहाँ अंदाज़ा कहाँ है? यहाँ तो सारे एग्जैक्ट कैलकुलेशन चल रहा है, कम क्यों और ज़्यादा क्यों। वहाँ तो प्रॉब्लम एडवांस टैक्स थी, बट लेट्स सी कि हमने ज़्यादा पे कर दिया 2 लाख रुपया, तो मैं इसका रिफंड मांगूंगा। ये कह रहे रिफंड मांगने की जरूरत क्या है, छोड़ दो 2 लाख रुपया। जब आप सितंबर का पेमेंट करेंगे तो 2 लाख रुपया कम दे देना, एडजस्ट हो जाएगा। करेक्ट और नॉट?
तो आप बताओ मेरे लिए कौन सा ज़्यादा ठीक रहेगा? विच वन इज़ बेटर? मान लो मेरा अगले महीने जीएसटी ना बने तो मुझे अभी क्या पता क्या होगा अगले महीने। जीएसटी 50,000 का बने तो ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट से तुमने ज़्यादा दिया था, इस साल कम दिया है, वी हैव टू रिलेट इट, दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। तो इससे पहले इनकम टैक्स में आ जाए। इनकम टैक्स में क्या सिस्टम है, ये प्रॉब्लम अभी तो आएगी। ये क्वेश्चन तो आप इनकम टैक्स में पूछ लेते कि भी मान लो इस साल का मैंने इनकम टैक्स ज़्यादा दे दिया, अगले साल का जो इनकम टैक्स है क्या उसमें मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? उसमें एडजस्ट नहीं होता है। वो कह रहे हैं ये साल अलग है और ये साल अलग है। फाउंडेशन में मार्क्स ज़्यादा आई थी, आप कह रहे हैं इंटर में एडजस्ट कर लो। तो विकल्प तो एग्जाम्पल दूसरा हो गया। उसका हिसाब अलग रखो, इसका हिसाब अलग रखो, मिलाओ मत, क्योंकि जब आप एडजस्ट करोगे तो फिर हम कहेंगे जी ये पेमेंट कौन सी डेट को मानी जाए तुमने दिया था। आप कहोगे मैंने पहले दे दिया था, जब मेरी एडवांस टैक्स की डेट इस साल की आई है वहाँ तक का तो मुझे इंटरेस्ट आप दे दो, फिर एडवांस पेमेंट। तो इसके सारे रूल्स रेगुलेशन अलग बनाने पड़ेंगे। लेकिन एक सेक्शन और है, वो सेक्शन ये कह रहा है कि जब आप रिफंड मांगेंगे उस डेट को अगर हमने कुछ भी आपसे लेना है तो वो एडजस्ट करके आपको देंगे हम। साथ में तो कह दिया वो अलग है, साथ में कह दिया ये अलग है, साथ में अपनी फेयर में क्या कर दिया, जैसे मान लो अगस्त का रिफंड है, मैंने अक्टूबर के महीने में मांगा और तब तक सितंबर का टैक्स नहीं दिया, अक्टूबर एंड आ गया, टैक्स दिया ही नहीं और रिफंड मांग रहा हूँ अपना। उनसे अच्छा अपना रिफंड मांगने आ गया, हमारा टैक्स कहाँ गया, पहले उसमें एडजस्ट करेंगे, बचेगा तो ले जाना। तो ये थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट किया हुआ है इनकम टैक्स में भी, इसमें कि भाई सबको अलग अलग रखो, लेकिन जब आप रिफंड मांगोगे उस दिन देख लेंगे हमारी कोई लायबिलिटी तो नहीं पेंडिंग, पेंडिंग है तो एडजस्ट कर देंगे हम, सब एडजस्ट करके काट बांट के आपको दे देंगे। जो प्रोविज़न है वो ये है। वैसे तो कोई बात नहीं एडजस्ट हो सकता है, लेकिन उसमें सारा रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना, उसका अलग सारा मिक्सिंग अप होगी, होच पोच होगा, इसलिए हर महीने का अलग अलग हिसाब चलेगा। ठीक है, और देखिए डाउट्स। ये सेम मैटर तो इनकम टैक्स में भी आता है, उसमें भी आता है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसमें बेसिकली सिस्टम ही अलग है, सिस्टम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो सिस्टम देखो क्या है इसके अंदर। जैसे मान लो मुझे जीएसटी का काम करना है, जीएसटी में देखिए जिसकी 40 लाख तक की टर्नओवर होती है ना बिजनेस की, उसे कोई जीएसटी किसी से नहीं लेना, देना है लेना नहीं है। प्रॉब्लम लेने में देने में नहीं है। लेने में क्या, रजिस्ट्रेशन करवाओ, रिटर्न भरो, हिसाब करो। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर कब आता है, जब आपको जीएसटी लेना है। जैसे मान लो मैंने आज दुकान खोली, अनपढ़ हूँ मैं, और पहले ही दिन मुझे जीएसटी लेना हो, तो बताओ मैं जीएसटी कैसे लूँगा, मुझे पता ही नहीं जीएसटी क्या है। मैंने घर के नीचे दुकान खोली है, वो कहेंगे जाओ सीए से पूछ लो, सीए से पूछने जाएंगे, इतनी तो मेरी पूरे महीने की अर्निंग नहीं होगी जितनी मैं वहाँ दे आऊँगा, और पहले ही दिन ही दुकान बंद। तो उससे हमें जीएसटी चाहिए, हमें आपका बिजनेस बंद नहीं करवाना। डोंट वरी, घर के नीचे दुकान खोली है, बेचो आप सामान, कोई जीएसटी आपको नहीं देना। मैंने कहा कब तक, जब तक टर्नओवर 40 लाख क्रॉस ना कर जाए। 40 लाख इनकम टैक्स में कितनी एग्जम्पशन लिमिट है, 2.5 लाख। 2.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना इनकम टैक्स, 40 लाख तक आपको जीएसटी नहीं लेना। अच्छी खासी फिगर है। अब लेट्स से आज मेरा 40 लाख क्रॉस कर गया, क्या करूं मैं, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है मुझे नहीं पता, तो आई विल गो टू ए चार्ट अकाउंटेंट। तो आर्टिकलशिप में आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कहाँ पर, जीएसटी पोर्टल, वो जीएसटीएन था, जीएसटी नेटवर्क, जो कि सारे को कंट्रोल करता है। कंपनी है एनपीओ, कंट्रोल कैसे करती है, काम कैसे करते हैं, उन्होंने अपना एक अलग से एप्लीकेशन बनाया हुआ है विच इज़ कॉल्ड जीएसटी पोर्टल, विच इज़ रेगुलेटेड बाय इन्फोसिस। जीएसटी नेटवर्क का कॉन्ट्रैक्ट किससे है, इन्फोसिस से। इन्फोसिस इस पोर्टल को मेंटेन करता है। वो कह रहे इस पोर्टल के ऊपर आ जाओ आप एज एन आर्टिकल। जब क्लाइंट आपके पास है तो आप उस पोर्टल पे जाओगे और पोर्टल पे आप डिमांड करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन अपने क्लाइंट के लिए, तो फॉर्म अपीयर हो जाएगा विच इज़ RG1। RG स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन, RG1।
ये फॉर्म बुक मैं आपको दूंगा अगली क्लास में, तो उसमें फॉर्म मैं दिखा दूंगा आपको। 8-10 पेज का लेंथी फॉर्म है, जिसको पता भरने में 2 मिनट लगाता है, क्योंकि सारे नील 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 वाले हैं, भरने वाला जरा सा होता है उसके अंदर। तो ये फॉर्म हम डिमांड करेंगे। ये फॉर्म हमने भर दिया, भर के सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा पोर्टल का। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से एक नंबर मिल जाएगा। अब ये नंबर मुझे मिल गया। अगला काम, पूरा महीना मैंने सर्विसेज दी, सामान बेचा, मेरी रसीद बुक मुझे छपवानी पड़ेगी, उसके ऊपर ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, और रसीद बुक से मैं रसीद काट के दूंगा, और कितना CGST है कितना SGST है रसीद के अंदर लिखा रहेगा। महीना निकल गया, टोटल हो गया 2 लाख सेंट्रल, 2 लाख स्टेट। पेमेंट की बात जो पूछी थी, मैं पेमेंट की बात पे आऊँगा। अब मुझे पेमेंट करनी है, तो जब मैं पेमेंट करूँगा मैं इसी पोर्टल पर फिर जाऊँगा। अब की बार आईडी पासवर्ड को यूज़ करूँगा, पोर्टल ओपन हो जाएगी। उसमें आइकन बने हुए हैं, जैसे हम अपना मोबाइल खोलते हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे यहाँ बने हुए हैं। रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया, रिटर्न, पेमेंट वगैरह वगैरह सारे बने हुए हैं। तो मैं उस पेमेंट वाले में क्लिक करूँगा। पेमेंट वाले में क्लिक करने पर 3 लेजर मेरे वहाँ अपीयर होंगे। एक कहलाता है लायबिलिटी लेजर, एक कहलाता है क्रेडिट लेजर, एक कहलाता है कैश लेजर। जिससे हम अकाउंटिंग करते हैं, तो बुक्स कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। लेकिन जीएसटी में बुक्स हम नहीं बनाते, हमारी बुक्स जीएसटी पोर्टल बनाएगा। उसी में तुम एंट्री कर लो, उसी में हम एंट्री कर ले। काम करके बंद कर दो, सेव हो गया। फिर काम करना, फिर ओपन करके काम कर लो। और परमानेंट रिकॉर्ड अवेलेबल है। आज मैं 1 जुलाई 17 से मेरा रिकॉर्ड देखूँ, सारा अवेलेबल है। वो कह रहे जब आपके यहाँ छापा मारेंगे, बुक्स आपसे नहीं मांगेंगे, बुक्स तो हमारे पास है, और इसमें एंट्री करते जाओ। आईडी पासवर्ड आपके पास है, आप ही एंट्री करोगे, कौन करेगा? तो मैं क्या करूँगा, महीना ख़त्म होने पर, अगस्त का मेरा महीना था, वो ख़त्म होने पर एक स्टेटमेंट फाइल करूँगा GSTR 1। इसके अंदर जितनी मैंने सप्लाई की है गुड सर्विसेज की, सबकी डिटेल लिखूँगा, कितना पैसा है और कितना मैंने GST लिया है सबसे। ये रिटर्न मैं फाइल कर दूंगा, तो मेरे लाइबिलिटी रजिस्टर में डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक एंट्री कर देगा, यू हैव टू पे CGST 2 लाख, SGST 2 लाख, क्योंकि रिटर्न तो मैंने भरी है ना, मुझे पता है कितना है। वो मेरी एंट्री कर देंगे इसमें कि मेरी लाइबिलिटी टूवर्ड्स द डिपार्टमेंट इतनी है। ठीक है। अब मैंने सर्विसेज ली भी है लोगों से, उस पर मैंने GST दिया हुआ है। वो जिन लोगों ने मुझे सर्विसेज दी है, वो GSTR 1 भरेंगे, तो उसमें मेरा नाम लिखा होगा कि हमने इसको सर्विस दी थी। जैसे मैं रिटर्न भरूंगा तो मेरा आपका नाम लिख दूंगा, इनसे लिया मैंने इतना पैसा। और मान लो आप भी आगे सर्विस देते हो, तो आपका अकाउंट होगा वहाँ, तो उसके अंदर आ जाएगा। जैसे मान लो ये मकान, ये बिल्डिंग किराए पे है, मैंने रेंट दिया रोज़ 3 लाख का, 3 लाख पे 18,000 दिया GST 54, 27,000 वो 27,000 वो। तो जो लैंडलॉर्ड है वो जब GSTR 1 भरेगा, तो उसमें हमारी पर्टिकुलर लिख देगा, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देगा, इनसे 27,000 में लिया था, तो वो यहाँ पर जो क्रेडिट लेजर है उसमें एंट्री दिखा देंगे, इन्होंने 27,000 हमसे लेना है, ये मेरे क्रेडिट लेजर में एंट्री आ जाएगी ऑटोमेटिकली। गवर्नमेंट से हम बता देंगे तुमने हमसे कितना लेना, तुम क्या बताओगे? तुम ये बताओ तुमने हमें कितना देना है, कितना लेना हम बताएंगे। और फिर दोनों का डिफरेंस जितना भी बनता है वो डिफरेंस की फिगर आ जाएगी। और जब मैं पेमेंट भरने लगूंगा PMT 06, तो मुझे वो डिफरेंस बताएगा, ये डिफरेंस है, उतना अमाउंट फिल करूंगा, डिपॉजिट कर दूंगा। क्लियर? ना ज़्यादा ना कम। अगर मैं ज़्यादा दे देता हूँ तो मेरे कैश लेजर के अंदर एक्सेस बैलेंस रहेगा। अब मेरी मर्जी मैं रिफंड मांग लूँ, मेरी मर्जी मैं छोड़ दूं, और अगली बार जब पेमेंट करने लगूंगा वो क्यूमुलेटिव बैलेंस है वो पड़ा होगा, जब लायबिलिटी निकालेंगे जितना पड़ा बैलेंस डिपॉजिट कर दो। तो सिस्टम ही एक तरह से ऑल टुगेदर डिफरेंट है। रिफंड चाहूँ मैं ले लूँ, दे देंगे मुझे, वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। थोड़ा और सुन लीजिएगा पेमेंट कैसे होता है। मुझे डिफरेंस पेमेंट करना है, मान लो ये फिगर लिख देता हूँ मैं 1 लाख, 1 लाख बैलेंस 1 लाख पे करना है। तो जब मैं इस पोर्टल के ऊपर PMT 06 चालान भर दूंगा, तो मेरे भरने के बाद वो मुझसे पूछेंगे कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है।
मैं कहूँगा स्टेट बैंक, ये ब्रांच, ऑटोमेटिकली उस बैंक की साइट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, ये अपने आप उसको ओपन कर देंगे। और जब हम पेमेंट करते हैं तो एक फॉर्म भरते हैं, मैंडेट फॉर्म, इंस्ट्रक्शन वाला, वो मैंडेट फॉर्म अपीयर हो जाएगा, उसमें मैं फिल करके सबमिट कर दूंगा, मेरे अकाउंट से पैसा गायब और इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र, एक एक्नॉलेजमेंट यहाँ से, एक एक्नॉलेजमेंट वहाँ से, वो कहेंगे आपके अकाउंट से चला गया, ये कहेंगे आ गया, ऑटोमेटिक पेमेंट है। जब ज़्यादा है तो एक और फॉर्म होता है, वो भर के दूंगा, वो यहाँ से निकाल के मेरे अकाउंट में पहुँचा देंगे, नहीं तो पड़ा रहने दो। तो गवर्नमेंट एडजस्ट नहीं करेगी एक्सेस को, हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेस को, क्योंकि हमारा लेजर अकाउंट है, पड़ा रहेगा। तो कह रहे हैं आप अपने आप मैनुअल अकाउंट बनाओगे, ये बनाओ, कुछ मत करो, आप सब कुछ आपका है, आईडी पासवर्ड आपके पास है, और कोई तो इसको ओपन कर नहीं सकता। डिपार्टमेंट को कहीं कुछ करना होगा तो डिपार्टमेंट बताएगा, आपके पास मेल आएगी, मोबाइल नंबर भी देना है, मेल भी देना, दोनों रजिस्टर हो जाएंगे और हर बात मेल के ऊपर आती चली जाएगी, जो एंट्री करेंगे मेल के ऊपर आ जाएगी, रिटर्न भरेंगे कंफर्मेशन आ जाएगा, हर बात लगातार मेल आती रहती है, लगातार कंटिन्यूसली। और फ़ोन नंबर भी उनके पास है और ये भी है, रजिस्टर हो जाएगा, जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब रजिस्टर हो जाएगा। तो ये सिस्टम ही एक नया है। टाइम जो लग रहा था इन चीज़ों में, आप देखो सारे कंट्री में सबके अकाउंट खोल ले, सबके लेजर अकाउंट बना के रखे हुए हैं, लाइबिलिटी वाला भी, और फिर जितने लोगों ने रिटर्न भरी, ये आइडिया टीडीएस से लिया है। देखो मैं मिला के दिखाता हूँ, इन्होंने मेरा टीडीएस किया, क्वार्टरली स्टेटमेंट में गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने मेरे अकाउंट में अपडेट कर लिया, मैंने चेक कर लिया, मेरा टीडीएस हुआ, आ गया। मैंने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, उन्होंने मुझसे जीएसटी लिया, उन्होंने गवर्नमेंट को जीएसटी और 1 दिया क्वार्टरली स्टेटमेंट की तरह, ये मंथली है वो क्वार्टरली है। जैसे गवर्नमेंट को स्टेटमेंट दिया, गवर्नमेंट ने मेरा अकाउंट अपडेट कर दिया, चेक कर लो भाई, इतना तुमने जीएसटी दिया था, ये रहा। मान लो वो ना दे जीएसटी और 1, इसमें ना आए तो मैं गवर्नमेंट को बता दूंगा जी मेरे से देखो जीएसटी लिया था, आया ही नहीं, मेरा जीएसटी कहाँ गया। तो गवर्नमेंट पूछ लेगी उनसे, मैं जीएसटी लिया था, कहाँ गया। तो ये वाला पार्ट जीएसटी ने टीडीएस से लिया है, सारा पार्ट इनकम डिपार्टमेंट ने यहाँ से लिया है। टीडीएस का सिस्टम तो जो नए वाला है करीब 15-20 साल पहले स्टार्ट हुआ था। क्रॉस वेरिफिकेशन, ये क्रॉस वेरिफिकेशन तो हो रहा है, वरना मैं तो झूठ बोल दूंगा कि मुझे तो जी 5 लाख का टेस्टेड लेना है, ये लो हो गया एडजस्ट। उनसे टेस्टेड कितना लेना वो तुम्हें नहीं बताना, वो हम तुम्हें बताएंगे कितना लेना है, तुमने हमें कितना देना वो बताओ। हर बंदा ये बता दे कितना देना है, उसमें से किसको कितना लेना वो अपने आप निकल जाएगा। देखो मैंने किसी से लिया जीएसटी, तो मैं जीएसटी और 1 में बताऊंगा कि उससे इतना पैसा इतना लिया, उसकी जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके टेस्ट रेट लेजर के अंदर चला जाएगा कि भाई इतना पैसा उसने गवर्नमेंट से लेना है, और डिफरेंस मंथ के एंड में 20 तारीख को डिपॉजिट कर दूँगा। 20 तारीख वाली भी बात भी देख लीजिएगा, पहले सबका 20 तारीख कर दिया पूरे कंट्री का, अब पूरा कंट्री 20 तारीख को वो ओपन कर लेगा, और वो इतना रश हो जाएगा उसके ऊपर, वो पूरा का पूरा सर्वर डाउन, काम ही नहीं करेगा वो। तो स्टार्टिंग में तो लग दिया 20 तारीख, बाद में पता लगा ये क्या करें। अब इन्होंने 4 कैटेगरी बना दिया है, कुछ लोग 18 तारीख, कुछ 20, कुछ 22, कुछ 24। वो जब हम डिटेल में आएंगे तब बता दूंगा। स्टार्टिंग में सबका 20 था, तो फिर उन्होंने इसको डिवाइड किया कि एक पर्टिकुलर डेट में तो पूरा कंट्री पेमेंट करने आ जाएगा, कितना लोड उसके ऊपर आएगा, तो चेंज कर दिया। तो ये यहाँ पे बेसिकली रिफंड की प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, हर महीने का अलग अलग है, लेकिन अगर हमारे पास सरप्लस है तो पड़ा रहने दो। पहली बात तो ये खुद कैलकुलेट करके देते हैं जी आपको इतना देना है, ऑटोमेटिक फिगर आती है, उतना आप फिल कर दो, ठीक है। और देखिए डाउट्स। सर सेल्स रिटर्न के केस में क्या होता है फिर? देखो सेल्स रिटर्न का सिस्टम जीएसटी का बिल्कुल ही अलग है, दिखाता हूँ कैसे। मैंने सामान बेचा 10 लाख का, 1 लाख का सेंट्रल जीएसटी, 1 लाख का स्टेट जीएसटी, 5 लाख का सामान रिफंड आ गया। तो गवर्नमेंट सेज हम तो जीएसटी वापस नहीं करेंगे, आप इनको क्रेडिट नोट दे दो, इनको बोलो फिर कभी सामान ले लेना हमसे। जब ये फिर कभी लेंगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। यानी 2 नोट चलते हैं, एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट। अगर उस बंदे ने पेमेंट तो कर दिया 10 लाख का, ठीक है,
और सामान हमने जो दिया वो 8 लाख का, इनवाइस बनाई 8 लाख की, वो कह रहा बाकी 2 लाख, तो उसे कोई बात नहीं, डेबिट नोट से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन पहले क्रेडिट नोट की बात फिनिश कर लेते हैं, फिर डेबिट नोट की बात करेंगे। इसका देखिए एडजस्टमेंट कैसे होगा। ये है ट्रांजैक्शन मेरी अगस्त के महीने की, ठीक है। तो मैं 20 सितंबर को पेमेंट कर दूंगा 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख की, जबकि सामान मेरा आधा वापस हो गया 5 लाख का। तो गौर से अब आप क्या करना, जब आप सितंबर की स्टेटमेंट भरोगे, सितंबर का पेमेंट करोगे 20 अक्टूबर को, तो अगर आपने 5 लाख का इनको क्रेडिट नोट इशू किया है तो उस क्रेडिट नोट के पर्टिकुलर GSTR 1 रिटर्न के अंदर रिपोर्ट कर दो। यानी आप हमें कंफर्म कर दो कि आपने सामान वापस किया है और जो क्रेडिट नोट है उसकी डिटेल हमें दो। अगर आप हमें डिटेल दे देंगे तो अगले महीने 50,000 ये कम कर लो, 50,000 ये कम कर लो, इतना टैक्स कम कर लो, हमने आपको परमिशन दे दी है। लेकिन जिस बंदे को आपने 10 लाख की इनवाइस दे दी थी वो तो 2 लाख रुपए का टैक्स रेट ले लेगा, क्योंकि आप GSTR 1 में रिपोर्ट करोगे। तो आप कम कर लो, लेकिन आपकी ड्यूटी है उसने जो टैक्स रेट लिया था उसका टैक्स क्रेडिट रिड्यूस करवाओ, कंफर्म करो कि उसका टैक्स रेट रिड्यूस हो गया। उसने 1-1 लाख का ले रखा, 50,000 का करवाओ। यानी वो अपना टैक्स रेट रिड्यूस करेगा और आप यहाँ पे टैक्स रिड्यूस कर लेना। इसकी हम मैचिंग करेंगे, क्योंकि वो भी उधर से रिपोर्ट करेगा, ये भी उधर से रिपोर्ट करेंगे, इस मंथ में मैचिंग करेंगे, एडजस्ट हो गया। अब 6 महीने बाद वो बंदा फिर आ गया, लो जी क्रेडिट नोट, 5 लाख का सामान दो। उसे अब जब वो 5 लाख का सामान लेगा, अब फिर उससे टैक्स ले लो, अब टैक्स द्वारा फिर हमें दे दो, बात खत्म हो गया एडजस्टमेंट। जब वो दोबारा सामान लेने आएगा तब आप, अगर आपने डिफरेंस 50,000 का वापस कर दिया था तो आप दोबारा ले लो। आपने लिया ही नहीं था, एडजस्ट हमने कर दिया, आपने लिया ही नहीं था तो कोई बात नहीं, अब आप हमें पेमेंट कर दो, वो 50,000 ट्रांजेक्शन खत्म होगी। टैक्स क्रेडिट जो उसने लिया था ज़्यादा रिवर्स करवाओ। अब जब वो क्रेडिट नोट आपको दोबारा दे देगा, अब टैक्स क्रेडिट दोबारा ले ले 50,000 का। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है ये प्रैक्टिकली समझ के अच्छा समझ में आएगा। क्रेडिट नोट आएगा जब हम बहुत डिटेल में करेंगे तो उसमें रफली आपको बता दिया कि सिस्टम क्या है। एक बार इनवाइस बन गई, इनवाइस नहीं बदल सकती। देखो इसमें मान लो मैंने इनवाइस बना दी 10 लाख की, उसने तुरंत ही कह दिया कि भैया नहीं 10 लाख का नहीं, मैं सामान 5 लाख का, अरे भाई इनवाइस बन गई, अब ये चेंज नहीं हो सकती, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब तो 5 लाख का क्रेडिट नोट ले ले, अब तो यही तरीका है, इनवाइस नहीं बदलेगी। एक बार बन गई सो बन गई। क्रेडिट नोट डेबिट नोट से एडजस्टमेंट होगा, क्रेडिट नोट बन जाएगा, डेबिट नोट बन जाएगा। अब डेबिट नोट का बताता हूँ आपको। मैंने सामान दिया 10 लाख का, इनवाइस भी 10 लाख की, पेमेंट भी 10 लाख। बाद में उसने बताया जी सामान तो आपने 12 लाख का दे दिया, तो क्या मैं इनवाइस को क्रॉस करके नहीं बना दूं? नहीं, उस डेबिट नोट 2 लाख का डेबिट नोट दे दो। डेबिट नोट मीन्स एडिशनल इनवाइस, सप्लीमेंट्री इनवाइस, उसका नाम क्या रख दिया? डेबिट नोट। ये 10 की 10 रहने दो, चेंज मत करो। 2 लाख की नई इनवाइस बना दो, उसी का नाम क्या रख दिया? डेबिट नोट, सप्लीमेंट्री इनवाइस करो। तो डेबिट नोट का सिस्टम सिंपल है, या तो डेबिट नोट होगा या क्रेडिट नोट होगा, इनवाइस नहीं बदलने देंगे। तो लेकिन जब हम इसको और डिटेल में करेंगे तो जरा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा डेबिट नोट क्रेडिट एडजस्टमेंट रिटर्न का ऐसे। चलो अभी एक बार ब्रेक कर लेते हैं, फिर आगे। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ, सॉल्व करके देखिए। एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करके देखिए। जिस टाइप का इलस्ट्रेशन किया था ना, उस टाइप का। ABC लिमिटेड
जिस टाइप का इलस्ट्रेशन हमने किया था ना बुक में, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन दे रहा हूँ। एबीसी में परचेज रॉ मटेरियल रुपीज 3,70,000 प्लस एक्साइज ड्यूटी 12% प्लस वैट 9%। अच्छा चलो खाली आप जीएसटी वाला करो, पुराना सिस्टम करके क्या करेंगे, हम सिर्फ जीएसटी का करेंगे। यानी आपको एग्जाम में खाली जीएसटी का शो करना है, पुराना तो बता रहे नहीं, इसलिए प्लस करो सेंट्रल जीएसटी 12%, स्टेट जीएसटी 12%। जैसा क्वेश्चन किया था ना बिल्कुल वैसा करेंगे हम। एंड इंकर्ड रुपीज 6 लाख ऑन प्रोसेसिंग। and has taken profit 40% on cost. Taken profit 40% on cost. And sold entire product and charged CGST 12%, SGST 12%. Compute ITC, net tax, आउटपुट टैक्स। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने किया था सेम है ना, बदला तो नहीं ना मैंने। सिर्फ जीएसटी वाला पार्ट सेम प्रेजेंटेशन दिखाना है। बुक ओपन कर लेना, शुरू से ही प्रेजेंटेशन खराब मत करना, बुक से देख देख के करना एक एक स्टेप। स्टार्टिंग से प्रेजेंटेशन प्लीज़ ख़राब मत करना, बाद में बेशक ख़राब कर लेना, मतलब ख़राब नहीं करना है, स्टार्टिंग से ही। ठीक है, बुक ओपन कर लेना, मिला मिला के इनपुट एक्सट्रेट निकालना है, आउटपुट टैक्स और साथ में नेट टैक्स। करिए सॉल्व।
हाँ जी, एनीवन गेटिंग द आंसर? सारी क्लास का सॉल्व हो गया? इतना सिंपल है? लो फिर साक्षी को बुलाते हैं, आ जाओ साक्षी। मुझे आज पहली बार पता लगा जीएसटी इतना सिंपल है। बुक से मिला लिया ना प्रेजेंटेशन? सारे टैली कर लिए? हाँ जी, ठीक है यहाँ तक? करेक्ट? क्या करना, नीचे कर दूँ? तो नीचे यहाँ से हो जाएगा, ये लो।
हाँ जी बताइए, हो गया? किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट इसमें? यहाँ तक किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट? साक्षी, ये नोज तुम्हारी है? हाँ, इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। देखिए, जो पहले वाला सिस्टम था वो तो मैंने आपको बता दिया, डिफेक्ट था। अब तो क्वेश्चन आएगा तो जीएसटी के हिसाब से सॉल्व करना है। इसमें अब कोई और आसपास मिलता जुलता डाउट, कोई और नए टाइप का डाउट किसी का, कोई और बात जीएसटी की, तो फिर एक काम करना। अच्छा, अब इसमें पेज हमारा 21 हो गया, 22 भी हो गया, 23 भी हो गया। अच्छा, 23 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये होमवर्क में दे दूं? लेकिन सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन छुपा के करना। और इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज 25 पर ये करने की कोशिश मत करना, ये भी नहीं होगा। इलस्ट्रेशन 3 मत करना, ये नहीं अभी हो पाएगा। मतलब एक ही हो पाएगा बस, वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी इतना ही कर लेते हैं ना, फिर नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे तो टाइम लगेगा। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।